अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अवैस मकबूल, जिन्होंने बैचलर यूनिवर्सिटी यूईटी से की। उसके बाद मैक्स स्कॉलरशिप पे जापान से मास्टर किया और अभी फाइनली एक यूके से एक पीएचडी कर रहे हैं और इनको सिंगापुर से भी एक्सेप्टेंस मिला। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने मैक्स स्कॉलरशिप को सिक्योर किया और उसके बाद यूके में कैसे पीएचडी की पोजीशन हासिल की और इनको सिंगापुर से किस तरह एक्सेप्टेंस मिला। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो अवैस मकबूल, हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। नहीं नहीं, तो कोई प्रॉब्लम। आपकी काफी बिजी रूटीन चल रही है ऑलरेडी नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, टाइमलाइन फॉर मैक्स स्कॉलरशिप्स। ये पहला क्वेश्चन बुनियादी है कि कब हमें प्रोफेसर्स को मेल करनी चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, और उसके बाद कब हमें यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है। ये चीजें आप थोड़ी सी क्लियर कर दें, टाइमलाइन क्या है इसका। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले हम मैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैक्स स्कॉलरशिप है क्या। कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि शायद हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। पहले आप ये समझ लें कि मैक्स को अप्लाई करने के सिर्फ दो वे हैं। एक है एम्बेसी रिकमेंडेशन, एक है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। जो एम्बेसी रिकमेंडेशन है वो हर साल अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट में अनाउंस हो जाती है हर कंट्री की एम्बेसी में। जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं तो मोस्टली यहाँ पे कैंडिडेट मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही हैं। तो हम्म। पाकिस्तान में वो अप्रैल के एंड और मई में स्टार्ट हो जाती है। सही। और वो होती है आपको जापानीज एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट के ऊपर मैक्स स्कॉलरशिप के नाम पे उसको कहते हैं मैक्स रिसर्च स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो वो अनाउंस हो जाती है अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट। डेट चेंज हो सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मई के स्टार्ट में अनाउंस हो जाती है। उसकी डेडलाइन होती है मई के एंड। सही सही। तो उसमें क्या सीन होता है कि उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं एम्बेसी में। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपका मेजर रोल प्ले करता है आपके शॉर्टलिस्ट होने में, वो है आपका रिसर्च प्रपोजल और सही आपकी सही। पब्लिकेशन अगर है। और हम्म। पब्लिकेशन नहीं है तो रिसर्च प्रपोजल बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। वहां पर बच्चे वहां मिस्टेक करते हैं रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्योंकि वहां पे मेजर डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपकी डिटेल होगी, उसके ऊपर तो सिलेक्शन नहीं होगी। हाँ। आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, आपका प्रीवियस जो आपने थीसिस किया उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है एक पेज का, हम्म। और उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। अगर सीजीपीए 3.5 अबव हो तो आपको एज मिल जाता है, अच्छा है। वरना सीजीपीए, बहुत से लोग कहते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करता, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है इनमें सीजीपीए मैटर करता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको सीजीपीए 2.3 से आउट ऑफ 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जापानीज स्केल। मतलब पाकिस्तानी स्केल के अकॉर्डिंग आपका 3.3 3.4 से अबव होना चाहिए। तो होना चाहिए। ये है एम्बेसी रिकमेंडेशन का। और दूसरा हम्म। है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की डिटेल आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की जो टाइमलाइन है वो आप प्रोफेसर को ईमेल करना सितंबर में स्टार्ट कर देते हैं। सही तो सही। उसके बाद आप जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, आपका इंटरव्यू लेता है, उसके बाद फिर प्रोफेसर आपको प्रॉपर गाइड करता है यूनिवर्सिटी के बारे में। और यूनिवर्सिटी की डेट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डेट्स कब अनाउंस होती हैं, वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेट्स होती हैं। सही आप सही। सितंबर में कंटेक्ट करना स्टार्ट कर दें प्रोफेसर से, तो हम्म। आपको प्रोफेसर प्रॉपरली गाइड करता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और कैसे अप्लाई करना है। सही सही सही। एक ये भी क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर को मेल किस तरह करनी है। बहुत से बच्चों को ये आइडिया नहीं होता किस तरह प्रोफेसर को मेल करनी है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीजें उसके साथ अटैच करनी चाहिए। इनके थोड़े बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स को इतना अक्सर में नॉलेज नहीं होता। जब मैं था मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। ये बंदा एक्सपीरियंस के साथ सीख जाता है। हम्म। इसमें बहुत से जो बड़ी मिस्टेक है वो हमारे टीचर्स और प्रोफेसर के, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर होते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाते हैं हमें या लेक्चर देते हैं, और किसी ने स्टूडेंट ने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है तो प्रोफेसर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता है या व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है, सही। जो कि बच्चों को बहुत ही, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पीछे ले जा रहा है। बच्चों को ईमेल करनी ही नहीं आती, प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है, लिखना ही नहीं आता। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिस्टेक प्रोफेसर की है। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को अपना कभी भी फोन नंबर नहीं देना चाहिए स्टूडेंट्स को। उनको कहो कि जो बात करनी है ईमेल के थ्रू करो, इससे बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। और ईमेल कैसे करनी है यूनिवर्सिटी में, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल बन के प्रोफेशनल वे से ईमेल करनी होती है। आप अच्छे से पहले टू द पॉइंट अपना सब्जेक्ट लिखें, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है, ताकि प्रोफेसर को पता चल जाए कि किस पर्पज के लिए बच्चे ने मुझे ईमेल सेंड किया है। सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखें कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आप जिस पर्पज के लिए ईमेल कर रहे हैं। उसके बाद ईमेल लिखते हैं आप जो कि एक्सेप्टेंस के लिए होती है। उसमें बहुत लोग बहुत लेंथी लिखते हैं कुछ ईमेल, कुछ हम्म। लोग बहुत शॉर्ट लिख देते हैं, और कुछ लोग तो कह देते हैं कि मुझे में ये एबिलिटीज है, मैं इस तरह मोटिवेटेड हूँ, ये है। मतलब अजीब स्टोरी चैट जीपीटी से उठा के सही सही। आपको पूरा पॉइंट उनसे बात करनी है। प्रोफेसर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ईमेल पढ़ने का, उनको बहुत बच्चे ईमेल करते हैं रोज। तो आपने पहला पैराग्राफ लिखना होता है 2 to 3 लाइन में, जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम अवैस है, मैं फलां यूनिवर्सिटी से मास्टर या बैचलर कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें मेरा
ये सीजीपी, अगर सीजीपी आपका बहुत अच्छा है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज आप कहेंगे गुड सीजीपी या एवरेज परफेक्ट सीजीपी, सीजीपी मेंशन ना करें। तो इस तरह मेंशन करें पहले पैराग्राफ में, और अपना रिसर्च टाइटल बताएं थीसिस का जो आप कर रहे हैं, 2 to 3 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना आपने। सही दूसरे पैराग्राफ पे आप आए, दूसरे पैराग्राफ में प्रोफेसर को बताएं कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप ये काम कर रहे हैं, आपका रिसेंटली ये पेपर पब्लिश हुआ है, मैंने ये पढ़ा है, इस तरह मेरी रिसर्च आपसे लाइन होती है, सिर्फ 2 to 3 लाइन्स, ज्यादा नहीं, सही सही। टू द पॉइंट। और थर्ड एंड पे अपनी अपना ईमेल एंड करें कि मैंने अपना साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए, सीवी अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड इट टू यू। और जस्ट अपनी सीवी साथ अटैच करनी है। लोग सर्च प्रपोजल अटैच करते हैं, जो लोग सर्च प्रपोजल अटैच करते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब आप अपने अकॉर्डिंग सर्च प्रपोजल बनाया होता है आपने एक टॉपिक के ऊपर, जब आप प्रोफेसर को सर्च प्रपोजल भेज देंगे वो सिंपल सा आपको आंसर कर देगा, मैं इस रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या सही। मेरे से रिसर्च अलाइन नहीं करती। तो हम्म। अपनी सीवी बनाएं और ईमेल में उसमें इंटरेस्ट शो करवाएं प्रोफेसर को कि मैंने आपका ये काम देखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, इस तरह अलाइन करता है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। हम्म। बस ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन ईमेल आपकी होनी चाहिए, ज्यादा लेंथी ईमेल नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ईमेल पढ़ने का। तो प्रपोजल किस वक्त सेंड करना होता है? क्योंकि प्रोफेसर आपसे मांगेगा प्रपोजल को मुझे सेंड करें प्रपोजल तो मांगेगा वो आपसे, वो मेल में। वेरी करता है, हर प्रोफेसर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई प्रोफेसर आपका नॉलेज चेक करने के लिए, आप किस कैलिबर तक के हो बच्चे स्टूडेंट्स चेक करने के लिए आपसे प्रपोजल कहता है। हम्म। और कई दफा प्रोफेसर जो बहुत ही तेज होते हैं, जिनको पता होता है चीजों का, वो कई दफा तो ये कहते हैं कि मैं आपको टॉपिक देता हूँ, इस टॉपिक पर प्रपोजल बनाओ जो मेरी लैब में काम चल रहा है। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स मेरा प्रपोजल उठा के, आपका प्रपोजल उठा के हम्म। प्रोफेसर को भेज देते हैं। तो कुछ प्रोफेसर फिर अपना प्रपोजल देते हैं आपको कि टॉपिक देते हैं, इस टॉपिक प्रपोजल बनाए। सही सही। आपकी जो मेल्स हैं, मेल जो आपने प्रोफेसर से की, कम्युनिकेशन किस तरह आपने की, उनका हमें सैंपल चाहिए होगा। आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे बाद में, जो मैं अटैच कर दूंगा साथ। इसी तरह प्रपोजल भी जो आपके ऑलरेडी आपने यूज किए हैं, ताकि बच्चों को उससे आइडिया हो जाए कि किस तरह क्रिएट करते हैं। प्रपोजल तो डॉक्यूमेंट जो मैंने अपने लिए टाइम पे यूज किए थे, वो मैंने एक वीडियो में प्रॉपर दिखाए थे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मैंने दिखाए हैं ओरिजिनल, कि मैंने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, कैसे मोटिवेशन क्वेश्चन के आंसर दिए थे, कैसे रिसर्च प्रपोजल था, सही कैसी सीवी थी मेरी, हर चीज मैंने दिखाई है। और काफी बच्चे शॉर्टलिस्ट भी हुए, इस बार 70 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए मैक्स पे, मुझे काफी बच्चे मेरे कांटेक्ट में भी हैं उनमें से। सही मैं सही। वैसे आपको भी सेंड कर दूंगा वो ईमेल के थ्रू, ये तो आप शेयर कर देना। वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेल सैम्पल प्रपोजल वगैरह हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि बच्चों को ऑलरेडी पता चल जाए ये डॉक्यूमेंट्स हमने स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करवाने हैं, ताकि वो पहले से प्रिपेयर कर सकें। अभी मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता देता हूँ A to Z, ओके। जो दोनों ट्रैक है मैक्स के, अपनी तरफ से एडिशन करके के दोनों ट्रैक के आपका प्रोसीजर क्या है। पहले होना है एम्बेसी ट्रैक ओपन अप्रैल मई में। सही आपने उसमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा, आपकी बैचलर मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट। सही अगर आप कंप्लीट नहीं है बैचलर, तो आप जितनी ट्रांसक्रिप्ट है 6 सेमेस्टर तक वो लगाएंगे, और सही। साथ आप होप सर्टिफिकेट लगा देंगे। बिल्कुल। जो आप थीसिस कर रहे हैं उसका हम्म। शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन, अगर थीसिस कंप्लीट है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट। सही सही। ठीक है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम्म। आप अटैच करेंगे, और इनका एक सेट बनाएंगे। और सेट की कुछ इस टाइम तो 2 फोटोकॉपीज भी मांगते हैं, एक ओरिजिनल सेट मांगते हैं। तो वो आप सेट करेंगे अपना पोस्ट एम्बेसी को। ये बस एम्बेसी रिकमेंडेशन का डायरेक्टली। प्रोसीजर। हम्म। आपको कोई अच्छी सी की टेस्टेशन नहीं चाहिए होती मैक्स के लिए, मैंने अभी तक कोई टेस्टेशन नहीं करवाई। हम्म। ठीक है, तो जब एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे 20-25 दिन के बाद आपको बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और ईमेल करेंगे सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सही सही। ईमेल के। और वहां आपका टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू में इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, टेस्ट में 60 एमसीक्यूज होते हैं। कुछ बच्चे टेस्ट को बहुत लाइट लेते हैं कि टेस्ट इंग्लिश का है तो मैं कर जाऊंगा, मैं भी कर जाऊंगा, मैं भी कर जाऊंगा। सही है। लेकिन जब टेस्ट इजी होता है, मेरा जो अपना कहना है एक्सपीरियंस है, जब टेस्ट इजी होता है तो कंपटीशन ज्यादा होता है, सही क्योंकि सही। तब हर बच्चा ही बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है। अगर हम्म। 60 एमसीक्यूज है तो जस्ट इमेजिन उन्होंने बच्चे सिलेक्ट करने हैं 10, तो अगर 20 बच्चों के 60 में से 60 आ जाते हैं तो 59 वाले की भी कोई वर्थ नहीं रह जाती वहां पे। सही। कंपटीशन होता है, रिलेटिव मार्किंग हम्म। होती है। टेस्ट हो जाता है मॉर्निंग में, उसके बाद बच्चों को कहते हैं भाई आप इंटरव्यू दो। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, जो टॉप कर लेते हैं टेस्ट में, बाकी को कहते हैं घर जाएं। सही। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि वाई जापान, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई जापान, वाई दिस रिसर्च प्रपोजल, व्हाई डू यू वांट टू गो जापान। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, यही कि आप जापान को जाना चाहते हैं, अपना हम्म। इंट्रोडक्शन दें, क्या मोटिवेशन है, आप क्या रोल प्ले करेंगे अपने होम कंट्री में और जापान में सिलेक्ट होने के बाद, और अपनी डिग्री पूरी करने के बाद। तो ये बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। जब ये आप प्रोसीजर क्लियर कर लेते हैं, फिर एम्बेसी आपको ईमेल करती है और टाइम देती है 1 महीने का, कि आप 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर
जिन यूनिवर्सिटी में आप जापान जाना चाहते हैं वहां से एक्सेप्टेंस लें, सही सही और हमें 3 यूनिवर्सिटी, अपनी टॉप 3 यूनिवर्सिटी बताएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। सही सही। फिर आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, आप बताते हैं उनको कि मैं मैथ्स से की फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर कर चुका हूँ। फिर आप उसे हम्म, एक्सेप्टेंस लेके एम्बेसी को सबमिट करवा देते हैं। सही। एम्बेसी को सबमिट करवाने के बाद फिर आपने बस वेट करना होता है। हम्म, फिर टाइम गुजरता है, फिर एम्बेसी आपको फाइनल रिजल्ट बताती है, क्योंकि एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स मैक्स हेडक्वार्टर टोक्यो में भेज देती है। सही है। फिर आपको मैक्स जून जुलाई में आपको फाइनल रिजल्ट देती है। फिर आपके पास टिकट और वीजा की होती है। वीजा हम्म, के लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, मैक्स एक्सेप्टेंस लेटर आपको हेडक्वार्टर से आ जाता है, सही है। और पासपोर्ट। 4 दिन के अंदर आपका वीजा लग जाता है। कोई टिकट के पैसे नहीं है, कोई वीजा के पैसे नहीं, आप जापान पहुंच जाते हैं। अब सही दूसरे ट्रैक में कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूँ, जो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक है। सही सही। यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये है कि आप ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, हम्म, प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देता है, अगर आपसे इंटरव्यू रखेगा। फिर वो आपको बताएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेप्टेंस मिल गई है तो उसका मतलब मैं सिलेक्टेड हूँ। सही। एक्सेप्टेंस का मतलब सिलेक्शन नहीं है जापान में। एग्जैक्टली। जापान में एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सही। प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते जापान में। हम्म, प्रोफेसर आपको गाइड करता है, वहीं पे भी सेम से यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स हमें बाय पोस्ट पे, जो कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं ऑनलाइन अप्लाई करो। सही सही। इसमें बच्चे कहते हैं जी मेरी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है, मेरे दोस्त की यूनिवर्सिटी ने ये बोला है। बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन बार बार करते हैं। ये प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे आपका सुपरवाइजर कहे आप उसको फॉलो करते रहे। स्टूडेंट अगर आपको समझ नहीं आती, हम्म, यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस में ईमेल करें, अपनी क्वेरीज लिख के, वो आपको रिप्लाई करते हैं। सही आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। उसके बाद फरवरी टू मार्च में फर्स्ट स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाता है। सही। अगर फर्स्ट स्क्रीनिंग आप क्लियर कर लें तो ऑलमोस्ट आप सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिए जाते हैं हेडक्वार्टर मैक्स को। फिर अगेन, फिर जून जुलाई में एम्बेसी वालों का भी और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन वालों का दोनों का रिजल्ट आ जाता है। और फिर बच्चे सितंबर में चले जाते हैं जापान। ठीक। ये दोनों का प्रोसेस है। और दूसरा, बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम दोनों ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज है। हाँ, आप दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने एम्बेसी रिकमेंडेशन अप्लाई मई में अप्लाई कर देना है, उसका रिजल्ट जून जुलाई में आपको आ जाना है फर्स्ट ट्रेनिंग का। सही। अगर आप शोर टेस्ट इंटरव्यू के लिए नहीं होते तो आप सितंबर में यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन अप्लाई कर दें। सही होगा। तो ये टोटल प्रोसीजर है सारा, कंप्लीट प्रोसेस जो सिंपल वर्डिंग में और बहुत शॉर्ट करके। अच्छा, अभी बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमने दो तीन प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लिया, हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आपने कब प्रोफेसर से कांटेक्ट करना शुरू किया और आपको कब तक उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिला, और कहाँ से करते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दें, प्रोफेसर की आपको मेल कैसे मिलेगी थोड़ी सी। यार, एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि एग्जैक्टली। आपको पता, आपको मैं क्लास में था कि जब मैं 2019 में था, ईमेल्स करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। हाँ हाँ। तब मैं नहीं अप्लाई किया था कहीं, मैंने बस एक्सेप्टेंस ली थी तब, लेकिन मैं अप्लाई कहीं गया कहीं नहीं था। मेरा मूड चेंज आ गया था, कोविड था। लेकिन 2020 में इतना एक्सपीरियंस हो गया था इस काम में कि मैंने सिर्फ 12-13 ईमेल की थी जापान में, और सही मुझे सही। 5 से 6 से एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। एग्जैक्टली। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैंने 1000 ईमेल किया, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने हम्म 2000 ईमेल किया, रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने 500 ईमेल किया, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे को एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो उसमें प्रोफेसर का कोई गलती नहीं है, आप अपनी वीकनेस ढूंढें। हम्म। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप किसी सीनियर को, जो मैक्स स्कॉलर है या कोई और स्कॉलरशिप पे है या किसी अच्छी पोस्ट पे है, उसको अपनी ईमेल चेक करवाएं एक दफा, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सही सही। अपनी सीवी चेक करवाएं, क्योंकि जब प्रोफेसर को दिन में पता नहीं कितनी ईमेलें आती हैं स्टूडेंट्स की। प्रोफेसर सबकी ईमेल नहीं पढ़ता ना, उसके पास पढ़ने का टाइम होता है, वो सिर्फ ईमेल ओपन करता है। सही सही। अगर उसकी कोई बात आपके दिल को लगी तो आपको रिप्लाई कर देगा। अगर रिप्लाई नहीं कर रहा तो सब लोग को इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी ईमेल में कोई मिस्टेक होती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की ईमेल्स पढ़ी हैं। स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं शुरू से ही मोटिवेटेड हूँ, मैं इस तरह मोटिवेशन वो आपसे नहीं पूछ रहा। सही सही। फर्स्ट आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों, अपनी ईमेल में वो बताना है। सही बाकी है। आपकी मोटिवेशन में इंटरव्यू में देखेगा आप कितने मोटिवेटेड हैं। तो सही। टू द पॉइंट ईमेल लिखें, और ईमेल में अगर रिप्लाई नहीं आता आपको 5-6 ईमेल से, तो फिर हम्म। आप किसी से कंसर्न करें, अच्छा, किसी को डिफरेंट ईमेल बच्चों दिखाएं। के क्वेश्चन साथ साथ आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के एंड पे क्वेश्चन पूछिएगा, साथ साथ लिखते रहें, एंड पे हम सारे आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अभी रिसेंटली हमने जो क्वेश्चनरी क्रिएट की हुई है उसको पहले क्लियर कर लें, ताकि हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आगे जाके आपका क्लियर हो जाए। सो एंड पे आपके सारे क्वेश्चन हम लेंगे। उसके बाद आपने वीजा के बारे में भी ऑलरेडी सारा गाइड कर दिया, कब तक वीजा वगैरह आ जाता है, और अभी हमें बताएं स्टाइपेंड के बारे में, स्टाइपेंड का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्टाइपेंड होता है, और पहला स्टाइपेंड आपको कब तक मिल जाता है, क्योंकि इधर मैं यूआई ग्रेड पे आया हूँ तो पहला स्टाइपेंड हमें तकरीबन 2 मंथ के बाद मिला है। तो ये थोड़ा बच्चों को भी गाइड कर दिया जाए ताकि वो प्रिपेयर करके जाए।
स्टाइपेंड का मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, स्टाइपेंड की मैंने कल वीडियो भी अपलोड की है। स्टाइपेंड का ये सीन है कि स्टाइपेंड यार डिपेंड करता है। स्टाइपेंड इसका वैसे है 3 लाख पाकिस्तानी, अराउंड 3 लाख के अराउंड, सही। क्योंकि करेंसी आपको पता है चेंज होती जा रही है, रोज फ्लक्चुएशन आ रही है करेंसी में। थोड़े डेज बाद 3 लाख से अबव था, 3 लाख से, अब कुछ डेज बाद अब देखा, कल मेरी बात हुई एक जापान दोस्त से, तो वो कह रहा है 2,90,000 बन रहा है। तो आप 3 लाख की एवरेज देखें, 3 लाख आपको मंथली स्टाइपेंड मिल जाता है। सही। अब जब आप जापान लैंड कर जाते हैं तो आपको जाके कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। हम्म। हाँ, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वो वेरिफिकेशन होती है आपकी प्रॉपर। सही। तो कुछ लोगों को बैंक अकाउंट के बाद पासबुक, जिसे पाकिस्तान में चेकबुक कहते हैं, वहाँ पासबुक कहते हैं, सही। और बैंक कार्ड होता है, तो वो आते टाइम लगता है। सही। कुछ सही। को तो वो बैंक पे जब आप जाते हैं ओपन करने, बैंक जाते हैं अकाउंट अपना ओपन करने जाते हैं, उसी टाइम ही वो आपको चेकबुक दे देते हैं कुछ बैंक्स तो। सही। सही। और कुछ के अगर उनको डाउट हो या कोई वेरिफिकेशन करनी, तो कुछ को हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो बुक आती है। तो सही। जब आपको बुक आ जाती है पासबुक, फिर आप यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, आप यूनिवर्सिटी लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी कहती है आपको वो ले आए, तो यूनिवर्सिटी जाकर आप लेके जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपके रिकॉर्ड में वो बैंक अकाउंट डाल देता है। सही। तो सही। जब बैंक अकाउंट आपके रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, तो फिर अगर हर, क्योंकि जापान में जो मैक्स स्टाइपेंड है वो मंथ के एंड पे आता है, सही। सही। और कुछ डेज फिक्स हैं कि जैसे अगर मंथ के आप फर्स्ट वीक में, क्योंकि आपने साइन करने होते हैं वहां पे हर मंथ जाके ना, अगर तो बिल्कुल। फर्स्ट वीक में साइन अप कर लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट वीक में उनके पास आ जाता है, तो आपको मंथ के एंड पे स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर आप मिस हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट अनफॉर्चुनेटली लेट हो जाता है, या हम्म। फर्स्ट वीक से आपके साइन लेट हो जाते हैं, स्कॉलरशिप आपकी खाई नहीं जाती, फिर स्कॉलरशिप आपको अगले मंथ 2 आ जाती है। सही। सही, बिल्कुल खाई नहीं जाती, लेकिन लेट आता मीन कि हमारा 2 मंथ के बाद उन्होंने भेजा था, तो वो बच्चे साथ इतने $1 लेके जाए ताकि उधर मैनेज कर तो सके। इसलिए मैं कल भी स्टूडेंट को ये बता रहा था कि आप एटलीस्ट पाकिस्तानी 3 लाख रुपए साथ लेके जाएं, एक स्कॉलरशिप साथ लेके जाएं, हम्म। तो वो मोर देन इनफ है वहां आपके, सही। 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 क्योंकि पैसे वापस आ जाते हैं आपके जो आप लेके जाते हैं, क्योंकि फिर वही आपको अगले मंथ 2 स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, लेकिन अच्छा स्टाइपेंड होता है आपको वहाँ पे वो। जी, ठीक हो गया। उसके बाद स्टडी किस तरह की है जापान में? लैंग्वेज बैरियर का क्या सीन होता है, ये चीजें थोड़ी बहुत। जापान में स्टडी टोटली रिसर्च बेस है। हम्म। कोर्स वर्क्स होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट आपने रजिस्टर करने होते हैं, वो आप पे है कि आपने सब्जेक्ट पेपर बेस लेने हैं या असाइनमेंट बेस लेने हैं। हम्म। आपने अपने ऑफिस लैब में आना होता है, आप लैब में बैठते हो अपना काम करते हो, आपका लेक्चर 11 बजे, आप लेके लेक्चर ले लेते हो, उसके बाद सही। अपने ऑफिस में आ जाते हो और रिसर्च का काम करते हो, अपनी असाइनमेंट्स करते हो। तो सही। आपको लेक्चर लेने जाना होता है, बाकी आपको ऑफिस अलॉट हो जाता है, हमारा रिसर्च बेस मास्टर, आप 2 साल आप रिसर्च करते हो। पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप पहले साल कोर्स वर्क पढ़ते हो, उसके बाद एंड वाले 6 महीने या 1 साल आप रिसर्च करते हो। ठीक। लेकिन ठीक। जापान में ऐसा नहीं है। हम्म। जापान में आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाती है पहले से ही, तो आपको क्लासेस लेनी होती हैं। जैसे मैं था, तो मैंने वहां पे मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट भी कोर्स बेस नहीं लिया था। दो सही। कि 3 सब्जेक्ट मैंने कोर्स बेस लिए थे, हम्म। बाकी मैंने कोई सब्जेक्ट कोर्स बेस नहीं लिया था क्रेडिट्स में। और इवन के कुछ टीचर थे वो जहाँ वहाँ पे ग्रेड अच्छे दे देते थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट में से थे, सही। सिविल सही। डिपार्टमेंट के। तो मैंने 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट सिविल डिपार्टमेंट से ले लिए थे। तो तो वो उनके आपको लेक्चर्स। खुद डिसाइड करना है। उनके लेक्चर्स इंग्लिश में थे या के जापानीज में? नहीं नहीं, आप जब इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंग्लिश प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर आपके लैंग्वेज लेक्चर इंग्लिश में ही होते हैं, वहाँ सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उस क्लास में, सही। सही। उसके बाद हर चीज इंग्लिश आपको में। उधर जाने के बाद पहले 1 साल लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जाता है या डायरेक्टली आपकी स्टडी शुरू होती है? यार कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ हम्म। यूनिवर्सिटीज हैं जो से कि पहले आप, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जहाँ इंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, सही है। तो जापानीज। वहाँ पे मैथ्स लेने के बाद आप 6 महीने अगर सच स्टूडेंट जाते हो, लैब में अपने प्रोफेसर के साथ रहते हो, लैंग्वेज स्कूल करते हो, स्कूल सीखते हो साथ, और 6 महीने बाद इंट्रेंस एग्जाम देते हो। अगर आपका पास हो जाता है तो आप अपना मास्टर या पीएचडी कंटिन्यू करते हो, तब उससे पहले आप रिसर्च स्टूडेंट होते हो। सही। सही। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट मास्टर में एनरोल हो जाते हैं, कई हम्म। दफा वो आपको ऑप्शन देते हैं। सही। और सेकंडली कुछ यूनिवर्सिटी साथ साथ आपको जापानीज सब्जेक्ट की क्लासेस ऑफर कर रही होती हैं। आपको मैंने बताया कि आपने खुद सब्जेक्ट चूज करने हैं, अगर आप जापानीज का सब्जेक्ट चूज कर लेंगे तो आप साथ साथ जापानीज सीख सकते रहेंगे यूनिवर्सिटी से फ्री, आप सही। क्लास लें जापानीज सीखें। हम्म। और जापानीज ज्यादा सीखने से, पढ़ने से नहीं आती, जापानीज बोलने से आती है। आप जापानीज दोस्त बनाए, अपने गपशप लगाए उनके साथ, तो हम्म। आपको जापानीज आनी शुरू हो जाती है, वरना पढ़ने से तो आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाती है। सही। सही। और उसके बाद बता दें ग्रेड्स का क्या सीन है, मीन के ग्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं अगर आप भाई कोर्स लेते हैं, कुछ कोर्स आप साथ साथ अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद रिसर्च प्रोफेसर जो है वो भी ओवरऑल सीजीपीए मैटर करता है, क्योंकि पीएचडी के लिए हमें 3.5 एटलीस्ट चाहिए होता है फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप। सो सीजीपीए कितने के देते हैं प्रोफेसर? सीजीपीए वहां पे अगर आप कहें कि प्रोफेसर देते हैं, आपने जो परफॉर्मेंस दी वो देते हैं। आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जब एक सुपरवाइजर, जैसे मैं अपने सुपरवाइजर के अंदर मास्टर कर रहा था, जिसकी लैब में मैं काम कर रहा था, अगर मैं उसका सब्जेक्ट लेता हूँ, हम्म। तो वो कोशिश करेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको अच्छा ग्रेड मिले।
सही सही। चलो मेरा स्टूडेंट लैब में काम कर रहा है। हम्म ऐसे ही एक स्टूडेंट था, पाकिस्तानी ही है, हम्म। नाम तो मैं नहीं उसका लूंगा, लेकिन वो वहां से बैचलर कर रहा था, फिर उसने मास्टर स्टार्ट किया। उसने सही अपने सुपरवाइजर का सब्जेक्ट रजिस्टर कर लिया कि मेरा सुपरवाइजर है तो मुझे अच्छा ग्रेड दे देगा। सही। उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने उसको उसके मार्क्स मतलब फेल वाले मार्क्स आ गए, मतलब 60% से भी बिलो आ गए। अब हम्म सुपरवाइजर उसका कहता रूम में बुला के उसको कि ठीक है मैं आपको पास करूं या फेल करूं। हम्म। कहता सुपरवाइजर देख लें, जैसे आप कर चाहते हैं कर दें। उसने बोला सही। ठीक है। नेक्स्ट डे जब सुपरवाइजर के पास गया, सुपरवाइजर ने बोला कि यार मैं पास कर तो देता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पास कर दिया ना तो जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नाइंसाफी उसने हो उसको जाएगी। फेल कर दिया। हम्म। तो वहां पे जितनी मेहनत करेंगे आप उतना आपको सीजीपीए मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है, अब जैसे हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, हम्म। जो मेरी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था, अगर जैसे पाकिस्तान में तो होता है ना कि अगर आपके 80% से अबव आ गए तो आपको 4 सीजीपीए मिल जाता है, ए ग्रेड। 75 से 80 आ गए तो B+, या A-, 3.7, फिर 3.5, फिर हम्म। 3.3, फिर वहां पे ऐसा सीन नहीं था। हम्म। वहां के अगर आपके 90+ नंबर हैं सही फिर आपको एस ग्रेड मिलता था, A 4/4। सही सही। अगर आपके 80 अबव मार्क्स हैं तो आपको 3.7, 3.5 नहीं मिलता, डायरेक्ट 3 मिलता है। हाँ, तो सही। अगर आपका एक आधा ग्रेड भी ऐसे मतलब गलत आ गया तो आपका सीजीपीए काफी डाउन हो जाता है। और अगर आपका 70 अबव मार्क्स आ जाते हैं हम्म 70% से, फिर आपका 2 सीजीपीए आउट ऑफ 4। हम्म। तो वहां पे 3.5, 3.7, 3.3 वाला सीन नहीं है, आपको मेहनत हम्म। करनी पड़ती है। सही हो गया। लेकिन अगर आपने जापान में ही रहना है तो फिर सीजीपीए मैटर नहीं करता। सही सही। लेकिन अगर आपने वहां से निकलना है तो फिर आपको सीजीपीए का, फिर आपको पेपर भी लिखने पड़ेंगे और सर्च प्रोफाइल भी अच्छी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो मेन इशू आता है आवाम को, वो फूड का आता है। फूड को उस तरह उधर किस तरह आपने मैनेज किया? मीन के बाहर से हलाल फूड आपको मिल जाता है, उसके बाद खुद कुकिंग की, या क्या सीन था? यार आपको पता है वहां पे दोस्त काफी थे, अपने यूटी से काफी गए हुए थे, काफी बड़ा ग्रुप था वो बड़ा, तो हमें तो उतना फील नहीं हुआ, सही ना सही। लैंग्वेज का हुआ ना फूड का हुआ, क्योंकि गाड़ियां थी सबके पास तो निकल जाते थे कहीं ना कहीं। वो बहुत हम्म दूर तक ट्रैवल करते थे खाने के लिए। हलाल रेस्टोरेंट्स हैं जिस एरिया में हम थे ना, वहाँ मस्जिद भी मेरे घर के पास थी, हम रोज मस्जिद भी जाते थे। लेकिन हम्म। अगर आपकी बैड लक हो जाए, आप ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे मुसलमान क्या कोई फॉरेनर रहता ही नहीं है, देन सही आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती हैं। बाकी फूड, अब जैसे आप टोक्यो चले जाएं, नगोया चले जाएं, ओसाका चले जाएं, तो वहाँ आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, हलाल फूड भी मिल जाएगी। जो सही चिकन वगैरह है वो आपको फ्रीज मिलता है वहाँ पे सही हलाल। सही। तो फ्रीज लेते हैं। फिर सम टाइम जो लोग दूर रहते हैं तो वहाँ कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन चीजें बाय कर लेते हैं हलाल, आपके मसाले, पराठे, चिकन, मीट, बीफ, जो भी आपके घर डिलीवरी के थ्रू आ जाता है। हम्म। तो हलाल फूड मिल जाती है। डिफिकल्ट है थोड़ी सा, ऐसे नहीं है कि आप बाहर निकलें तो आपको हलाल फूड मिल जाएगी। आपको ट्रैवल करना पड़ता है रेस्टोरेंट पे जाने के लिए, मतलब हम 70-60 किलोमीटर सिर्फ फूड के लिए ट्रैवल करते थे कभी होटलिंग के लिए, तो ट्रैवल तो हम्म। आपको करना पड़ता है। अगर आप टोक्यो साका में जा रहे हैं फिर मुश्किल नहीं होगी आपको। नहीं, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की भी कोई कैंटीन थी? यूनिवर्सिटी में कंटीन थी और वहां पे आपको हमें मिलती थी कड़ी, राइस कड़ी। हम्म। वेजिटेबल कड़ी होती है सही और बॉइल्ड राइस होते हैं, वो आपके लिए हलाल ऑप्शन होता है। सही सही। मतलब आप यूनिवर्सिटी से भी खाना खा सकते हैं। खा सकते हैं, होता है ऑप्शन एक आधा। उसके बाद वेदर कंडीशन क्या है जापान की? मीन के एक्सट्रीम होता है, क्या सीन है मतलब सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए? हाँ, वेदर पाकिस्तान जैसा ही है, लेकिन सर्दियों में कुछ सर्दी थोड़ी ज्यादा होती है वहां पे। सही और दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। सही। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, फिर आपको जैसे होकाइडो हो गया, वहाँ हम्म। बहुत स्नो पड़ती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, माइनस तक टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है हम्म। किस एरिया में आप जा रहे हैं। जब आप हम्म। सिलेक्ट हो जाते हैं जाने से पहले आप उस एरिया को सर्च करें कि उस एरिया में क्या टेम्परेचर चलता है, सही कैसा एरिया है, उसके हिसाब से शॉपिंग करें, जैकेट खरीदें। लेकिन वहां पे आपको बाहर ही सर्दी लगती है जब आप बाहर निकलेंगे, अदरवाइज सर्दी रूम में नहीं है, हीटर लगे हैं, एसी लगे हुए हैं, इन्वर्टर, तो आपको सर्दी का फील नहीं होती। और ना बिजली, वहां ना सर्दी फील होती है ना गर्मी फील होती है। हाँ जब आप बाहर जाते हैं थोड़ी देर तो तब आपको फील होती है, लैब में भी आपके पुरस्कून होता है। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेंशन कर दूं, अभी 3 मिनट 90 सेकंड तक हमारी मीटिंग और चलेगी। उसके बाद हम न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे और उसका लिंक ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा, और कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमारी मीटिंग एंड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उधर डॉर्मिटोरी आपको प्रोवाइड की जाती है, या आप आउटसाइड अपनी रेजिडेंसी अरेंज करते हैं? डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज अंदर आपको दे देती हैं, कुछ हम्म। यूनिवर्सिटीज अंदर स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं देती है, लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज आपको इसके अंदर देती हैं, लेकिन वो आपको पे करना होता है अपने स्कॉलरशिप से। स्कॉलरशिप्स में कवर नहीं होती है आपको डोनेटेड, हम्म। आपको पे करना होता है। जी, तो हम बात कर रहे थे डॉर्मिटोरी पर। अगर डॉर्मिटोरी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है तो उसकी फी मिनिमम होती है, या कि आउटसाइड जितनी फी है इतनी ही उसकी भी है? मिनिमम होती है, अगर यूनिवर्सिटी की आपको मिल जाए तो वो सस्ती होती है काफी।
हम्म। लेकिन वो इतनी छोटी भी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन आप जापान में यह है कि आपका वॉशरूम किचन आपके रूम के अंदर ही होता है मोस्टली। आप यूके में ऐसा सीन नहीं है, तो वहां पे रूम के अंदर ही होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए तो अच्छी है, परफेक्ट है, सेफ भी है। लेकिन जापान तो वैसे ही सेफ है ना, वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट कंट्री है, आपके साथ वहाँ कुछ गलत नहीं होने वाला। सही। तो अगर यूनिवर्सिटी मिल जाए तो आप यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। आपको जब यूनिवर्सिटी में आप रहेंगे तो आप डिफरेंट इंटरनेशनल लोग, डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहाँ पे रह रहे होंगे उसी बिल्डिंग में। तो सही। आपकी स्किल्स, और आप जब उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। डिस्कशन हुआ करेगी तो आपकी स्किल्स काफी इंप्रूव होंगी। बाकी जो मिनिमम वहाँ पे रेट चल रहा है डिपेंड करता है। कुछ लोग वॉशरूम किचन शेड ले लेते हैं, कमरा लेते हैं अपना सेपरेट, तो वो थोड़ा सस्ता है। और सही। अगर आप अपने रूम में किचन और वॉशरूम लेते हैं 1 BHK, तो वो थोड़ा महंगा है। लेकिन एवरेज 30,000 यानी में आपको कवर हो जाता है ये, मतलब रूम मिल जाता है एवरेज। और यूटिलिटीज मिला के 40 तक चला जाता है आपका, 40-45 तक। सही। सही। और आपने मास्टर कितने इयर्स में कंप्लीट किया? ये हो सकता है कि मास्टर किसी का एक्सटेंड भी होता है, चाहे स्कॉलरशिप से आउटसाइड भी हो जाए, फिर आपको स्कॉलरशिप के बगैर उधर कंटिन्यू करना पड़े। मास्टर ऐसा सीन नहीं है, मास्टर आपको 2 साल में हो ही जाता है। मास्टर में इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती। वो पीएचडी का सीन होता है, पीएचडी में लोगों को टाइम लग जाता है। हम्म। और मास्टर में 2 इयर्स में हुआ था, और मैक्स एक्सटेंड नहीं होती। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हो, सुपरवाइजर अच्छा है, हम्म। आप काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब आप काम अच्छा कर रहे हो तो एक्सटेंड आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहली सही। बात है। तो अगर सुपरवाइजर आपका अच्छा है, मेरे से अभी मेरा सुपरवाइजर कांटेक्ट में, अभी कल भी बात हो रही थी, हमारी मीटिंग रोज होती है, कोई ना कोई हम्म। डिस्कशन पेपर के बारे में, रिसर्च पेपर लिखने हैं इकट्ठे। तो वो मुझे सपोर्ट भी करता था, तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है अपना RATA से फंडिंग दे के या किसी और तरह से। सही। सही। तो मास्टर एक्सटेंड नहीं होता मोस्टली। जी, अभी तक ये थी डिस्कशन ऑन मैक्स स्कॉलरशिप। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली किसी बच्चे ने पूछा था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्स स्कॉलरशिप पे, या जी जी, आइट्स। कर सकते हैं। नहीं नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई आइट्स कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है जापान के लिए। सही। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है अभी। इसके बाद हम चलते हैं किस तरह जॉब फाइंड की जाए जापान में, सैलरी उधर क्या है, इस तरह ये बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको मैक्स स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है कि मैक्स स्कॉलरशिप एक्चुअली तमाम स्कॉलरशिप हाईली competitive होती हैं, स्पेशली पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। सो यहाँ से पाकिस्तान से लोग जो हैं वो मैंने देखा है ज़्यादातर आइट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें आइट्स देना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट be is equal to IELTS and me and like during selection कोई अपर हैंड नहीं होता IELTS को, या फिर दोनों सेम होते हैं? इस हवाले से काइंडली बताइएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया IELTS, लाइक मोर देन और नियरली 1 लाख लगता है। यार पहले तो आप शॉर्टलिस्ट करें कि आपने किन कंट्रीज में जाना है। अगर तो आपके कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, लाइक यूके, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा कुछ यूरोपियन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, डेनमार्क, नॉर्वे और सिंगापुर, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, इनको टारगेट करना, फिर तो आइट्स कंपलसरी है। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को इतना एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर आपने जापान, चाइना, कोरिया करना है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है। लोग कहते हैं कि आइट्स से आपको एज मिलता है। आइट्स आपको एज, लोगों का जो अपना अपना एक्सपीरियंस है वो बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आइट्स जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। एडमिशन आपकी स्किल्स के ऊपर होता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर होता है। जो आइट्स है वो एक रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की फुलफिल करने की। जैसे यूके में था मैं, तो यूके में मैं अब आ गया हूँ, मैं आइट्स के बगैर यहाँ पे भी आया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मुझे ऑफर हो गई थी वो मुझे आइट्स के बगैर हो गई थी। लेकिन जो आइट्स थी वो एक रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की, कि आपने अगर एडमिशन लेटर हमसे लेना है, जो एडमिशन ऑफिस था, कि आपको इतने बैंड या ये लेवल तक की इंग्लिश आपको सबमिट करवाना है कोई सर्टिफिकेट। तो मेरे पास एक्सपायर्ड था आइट्स, मैंने उसके ऊपर अप्लाई करके एक सर्टिफिकेट लिया इनकी गवर्नमेंट से, और वो मैंने सबमिट करवा दिया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है जस्ट। ये आपकी प्रोफाइल को, या मैं इस सेंस में कहूँ कि आपको इससे चांस ज्यादा नहीं होते। अगर आप कहें कि 9 में से अगर आपकी 8 बैंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप आपकी प्रोफाइल और आपकी एबिलिटीज के ऊपर मिलती है। ये जस्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पर 6 बैंड है तो 6 बैंड ही आपके पास होने चाहिए। तो ये एक जस्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। जापान अगर आपने अप्लाई करना है, कोरिया करना है, चाइना करना है, तो आपको आइट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन कंट्रीज को टारगेट करना है तो देन आप आइट्स दें, आइट्स के बाद अप्लाई ना करें। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इधर हमें नीचे चैट में रिसीव हो रहे हैं उसमें है, सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो थीसिस नहीं करते तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट भेजें?
फाइनल ईयर थीसिस में जब आप फाइनल में होते हैं, आप प्रोजेक्ट कोई ना कोई तो यूनिवर्सिटी में करते हैं ना। तो उसका आप एब्स्ट्रैक्ट या कोई शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि आपने क्या किया है, मतलब कि जैसे कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करें, जैसे कि हमने ये किया है, ये इसकी रिसर्च थी, ये इसके रिसर्च गैप थे और हमने ये चीजें इसमें अचीव की हैं। सही सही। और कुछ लोग होता है जो बहुत ही मतलब लो रैंक यूनिवर्सिटी से करते हैं, पाकिस्तान से, तो वो वहाँ पे थीसिस और प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं होता, वो लोग बच्चों से वैसे कहते हैं कि रिपोर्ट लिख दें, कोई रिव्यू पेपर लिखते हैं या रिव्यू कोई रिपोर्ट लिख के सबमिट करवा दें। सही तो वो सही। वहाँ पे कुछ अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने बैचलर में क्या किया है, वो अच्छे से रिपोर्ट लिख के या एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट लिख के सबमिट करवा दें। और उसके बाद फिर मास्टर का सर्च प्रपोजल अच्छा बनाएं, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि सही जो सही। एब्स्ट्रैक्ट थीसिस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट, एक पेज के एब्स्ट्रैक्ट से किसी को क्या ही पता चलेगा आपने क्या किया है। सही वो सही। जस्ट इस तरह देखना चाह रहा है कि आपने बैचलर में ये एब्स्ट्रैक्ट किया, आपका ये काम था। हम्म। असल चीज आपका रिसर्च प्रपोजल ही होता है कि आप कैसे लिख रहे हो रिसर्च प्रपोजल, आपका प्लान क्या है, आपने रिसर्च क्या करना सही। उसके बाद उन्होंने सीवी सामने के सर। बारे में पूछा हुआ है कि सीवी, स्कॉलरशिप स्पेसिफिक सीवी कैसे बनानी है, तो वो आप अपनी हमें सीवी भी सेंड करेंगे, वो भी हम अटैच है। जी करते हैं जरूर उसे। जरूर जरूर जरूर, मैंने वो सीवी बस। शो भी करवाई, लेकिन मैं फिर सीवी भेज भी दूंगा आप लोगों को। जी जी। उसके बाद स्टडी गैप इफेक्ट करता है या नहीं, इनका फील्ड के रिलेटेड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या ये स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते अब जब एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है तो वो गैप नहीं है। गैप होता है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसको गैप कहते हैं। हैं? सही जब सही। आप कुछ कर रहे हैं तो वो गैप नहीं, तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है आपका। तो हम्म। एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा एज मिल जाता है कभी कभी। तो वो गैप नहीं है आपका, जो अगर आप फील्ड के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो गैप नहीं है, स्टडी गैप है वो। लेकिन वैसे गैप नहीं है, वो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बल्कि आप कुछ ज्यादा सीख रहे हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको। सही। सर, अच्छा मैंने अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए क्या हमारी फॉरेन अफेयर एंड करंट अफेयर की नॉलेज स्ट्रांग चाहिए होती है, या जस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रिप एनफ है? कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाट ही से? जिसे सर, अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए क्या हमारी फॉरेन अफेयर एंड करंट अफेयर की नॉलेज स्ट्रांग होनी नो 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 चाहिए, नो या जस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रिप? नो नो, इसका क्या लिंक है, उससे कुछ भी नहीं है, जितना मेरा जर्नलिस्ट वीक है उतना किसी का भी नहीं होगा। अभी इमरान खान ने हैंड रेज किया हुआ है जी, आप आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम मतलब जब सुपरवाइजर को फाइंड आउट करेंगे ना, हम कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी है, ये मैथ्स के अंदर आती है? कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जिसका चाइना क्या है, कैंपस डॉट चाइना वगैरह? तो यार ऑलमोस्ट जो जापान की सारी यूनिवर्सिटियां वो मैक्स के अंडर आती हैं, क्योंकि उनकी मोस्ट यूनिवर्सिटी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी लिस्ट लिखेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी आपको। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी मैक्स देती हैं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ना देती हो। हाँ, दो चार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो लैंग्वेज रिलेटेड या इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो भी आप वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जापान की मैक्स देती है, ऑलमोस्ट। कोई ऐसा वेबसाइट ओके नहीं है सर। इनकी। हाँ, बाकी अगर मेरे पास कोई लिंक हुआ मैं देखूंगा, पड़ी हुई मेरे पास प्रीवियस डिटेल में, जब मैंने मैक्स अप्लाई किया तो मैं आपको वो दे दूंगा, आपको अपलोड कर देगा। जी जरूर सर। ओके। ये एनी सैयद क्वेश्चन? नदीम गिलानी क्वेश्चन आस्क करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि सीवी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो सीवी में समटाइम्स ये होता है कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। मतलब वो लोग अपनी सीवीज दिखा रहे होते हैं और उनने कुछ ने सीवीज में साथ जो उनके मतलब सर्टिफिकेट्स हैं या वट एवर, उन्होंने साथ लिंक्स दिए होते हैं, और कुछ ने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा होता है वो लिंक्स वगैरह देना। सो ये दोनों चीज़ें, मतलब कहीं कुछ एलुमनीज कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड, कुछ कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस रेफरेंस से मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसी, मतलब मैंने कुछ चीज़ें अटेंड की हुई हैं कि मेरे पास उसके सर्टिफिकेट्स नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिनके हैं भी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो तमाम के नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं करूँगा तो इज दैट एन इशू? आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पे रेज नहीं करता, इन पे क्वेश्चन रेज नहीं किया जाता आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर। मैंने भी अब तक कहीं बहुत जगह अप्लाई किया, मैंने इतने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए भी नहीं थे ऑनलाइन, लेकिन जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे काफी मैंने मेंशन किए हैं अपनी अचीवमेंट्स, लेकिन उन पे किसी ने भी कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया। वो सिर्फ क्वेश्चन आपकी रिसर्च के रिलेटेड रेज करते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप किस कैलिबर के हैं। इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर कोई रेज नहीं करता क्वेश्चन। हाँ, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे कि मास्टर की स्कॉलरशिप होती हैं, एरास्मस और दूसरे कंट्रीज की स्कॉलरशिप, वहां पे वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं आपसे। तो वहां पे हो सकता है अगर आपने जापान, चाइना, कोरिया प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऐड ऐड कर सकते हैं अपनी सीवी में। लेकिन सर्टिफिकेट होना
कंपलसरी नहीं है, आप अपनी अचीवमेंट्स में वो जो सर्टिफिकेट या कोई कोर्स आपने किया है वो मेंशन करें, तो सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है उसके लिए। अब क्योंकि मैंने जो बैचलर्स की थी वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में, आई एम सॉरी फॉर आस्किंग टू मच क्वेश्चंस एक्चुअली। नो अब नो मैंने जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मतलब बैचलर्स किया वहाँ पे हमारा थीसिस नहीं था। थीसिस की जगह फाइनल ईयर एडवांस लैब थी, यानी हमें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री की हुई है तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लैब्स की हुई, दैट्स इट। एंड देन नाउ हाउ आई हैव टू मेंशन इन सीवी, और या फिर मैं उनको अपना किस तरह बताऊंगा कि मैंने थीसिस की जगह, मतलब उनको मैं क्या बताऊंगा इस हवाले से। नहीं, जो आपने डिफरेंट लैब्स किए उसमें आपने कोई काम तो किया है ना, जी जी, मैंने कुछ नया, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कोई उसमें। उस एक्सपेरिमेंट्स को बस आपने राइटिंग नहीं की, बाकी आपने काम तो किया है। उसी अगर आप एक्सपेरिमेंट को आप राइटिंग में लिखें तो थीसिस बन जाएगा। तो और सीवी थीसिस में ये आपको चीज, तो तो सॉरी सॉरी, बात समझ गया। सीवी में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में थीसिस नहीं होता, उसकी जगह एडवांस लैब होती है और उसमें मैंने ये मेरी किया। मेरी बात सुन ले पूरी, मेरी बात सुन ले पूरी, पहले समझ ले। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसको जब आप लिख लेते हैं फॉर्मेट में तो वो थीसिस बन जाता है आपका, तो आपको थीसिस सबमिट नहीं करवाना। आपने जो एक्सपेरिमेंट्स या जो काम आपने किया है डिफरेंट, उसको आप एक पैराग्राफ में बताएंगे हमने ये काम किया, वो आपका थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपको थीसिस वहां सबमिट करवाना, आपको एक पेज जमा करवाना है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में 8 से 10 लाइन कि आपने क्या बैचलर में काम किया। तो आपने जो किया उसी को एक पैराग्राफ में लिखे ना आप, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू। बस एक पेज में, ओके, थैंक यू। एक पेज ही मांगते हैं वो, आपको पूरा थीसिस नहीं पढ़ते। असल जो चीज डॉक्यूमेंट मैं अगेन बता रहा हूँ, वो आपका सच प्रपोजल होगा जापान के लिए। सर सीवी के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर दूं? जब आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, जी जी सर। कितना सीजीपीए आपका? मेरा 3.6 है। अटैच कर लें, अदरवाइज वेट करेंगे, वो खुद मांग लेगा। मांगे जस्ट सीवी ही अटैच करते होते हैं स्टार्ट में, आप ट्रांसक्रिप्ट ऐड नहीं करते होते ना, वो उनके पास देखने का टाइम होता है। हाँ, अगर वो कहेगा तो आप एंड पे एंड ऐसे करना ना अपनी ईमेल का कि मैंने सीवी अटैच कर दिया। अगर आपको फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली लेट मी नो, आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड इट टू यू, देन योर सिंसियरली, अपना नाम। तो वो अगर कोई और डॉक्यूमेंट हुआ तो आप उससे पूछ लेगा अगर आप में इंटरेस्टेड हुआ तो। बाकी जस्ट स्टार्ट में सीवी ही अटैच करते हैं। अच्छा, जी वैसे ठीक एक है। बच्चे का क्वेश्चन है कि ताइवान से मुझे एडमिशन हुआ है विद फुल ट्यूशन फी वाइवर, उसके बाद फ्री अकोमोडेशन, स्टाइपेंड नहीं है, 20 आवर वर्क अलाउड है, जाना चाहिए या नहीं? हम्म। चाइना को बोलना ट्राई करें, अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है देख लें। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं काम करके वहां पे रह सकते हैं, रहना चाहते हैं तो देख लें, अदरवाइज कहीं और भी ट्राई कर लें। वैसे चाइना और जापान, चाइना तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि अगर आपने अच्छी डिग्री करनी है तो आपको पैसे मिलने चाहिए यार, आपको 2-3 लाख मिलना चाहिए बगैर काम किए। सही। तो बाकी उस पे अगर वो उसको वर्थ इट समझता है, अगर वो अच्छा समझता है तो वो जा सकता है, क्योंकि सीवी फीस तो वैसे भी नहीं है कोई वहां पे। हम्म। और बाकी क्योंकि चाइना, वियतनाम, कतर, सॉरी कह रहा हूँ, चाइना, वियतनाम, कोरिया और जापान, इन कंट्रीज में आप सेल्फ पे भी जाएं, फीस आपकी वहां जाके एप्लीकेशन लिख के माफ हो जाती है। तो हम्म। बाकी अगर उसको लगता है कि वो पार्ट टाइम करना चाहता है, पार्ट टाइम करके कोई पैसे इतने निकाल सकता है कि अपना खाना पीना कर सके। क्योंकि वहां जाके वियतनाम में ये ना हो कि भाई आप पूरा दिन काम करो, जैसे पाकिस्तान में पूरी दिन दिहाड़ी करके 1000 रुपया मिलता है, सही तो है। ऐसे ना पूरा पूरा दिन इसको लगाना पड़े अपना खर्चा निकालने के लिए, यूनिवर्सिटी जा ही ना सके। हम्म। चलो यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो लोग करते हैं पार्ट टाइम, को घंटे के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो देख लेना, उस चीज को सर्च करे ना पहले। सही। तो अगर उसको लगता है फिजिबल लगती है उसके लिए, उसको फ्यूचर के प्लान के अकॉर्डिंग, तो देन वो यू शुड गो, अदरवाइज अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढे वो। जी, बेहतरीन हो गया। उसके बाद सो अभी बढ़ते हैं जापान में जॉब की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन तो रेज होते रहेंगे नेक्स्ट। आपको उधर रिप्लाई में भी आंसर कर दिए जाएंगे, आप उधर चैनल पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ग्रुप में भी बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अभी सेशन टू लॉन्ग हो जाएगा। सो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन जापान, आपको कितना टाइम लगा जापान में जॉब करते हुए, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। जापान में ये है, जब आप मास्टर कर रहे होते हैं तो आपके मास्टर के फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता ही है, तो जॉब कंपनीज अनाउंस कर देती हैं और हायर करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट जो अपने मास्टर के या अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में होते हैं। तो सही। जापान में आपकी आपकी डिग्री पूरी होने के 1 साल पहले जॉब हो जाती है। जापान में ये नहीं है कि आपकी डिग्री पूरी हुई उसके बाद में जॉब नहीं करनी है। जापान में आपकी डिग्री के 1 साल पहले लोगों की जॉब हो जाती है, वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, आप सुना होगा, हर टेक्निकल और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो जापान में है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मजदा, तोशिबा, निसान, पैनासोनिक, सोनी, ये सारी जापानीज कंपनीज हैं। तो जॉब्स सही। वहाँ पे बहुत हैं। तो जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं, उनके
हर साल अनाउंस होती हैं, जो अप्रैल मार्च में स्टार्ट हो जाती हैं। सही जैसे कि आप सितंबर में गए हो तो आप एक साल बाद अपनी मार्च अप्रैल में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सही सही उनकी जॉब की ज्वाइनिंग भी मोस्टली मार्च अप्रैल ही होती है। सही तो कुछ कंपनी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, तो वो सितंबर में आपको हायर कर लेती हैं। सही। कुछ लोग फिर सितंबर में डीटी कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आ जाते हैं, हम्म। फिर अप्रैल में वापस जाते हैं जॉब करने के लिए, उनकी जॉब लग जाती है। सही सही जॉब के लिए वहां पे सीजीपीए मैटर करता कि नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपसे वो सीजीपीए पूछते ही नहीं है। सही सही। सीजीपीए बिल्कुल मैटर नहीं करता। हम्म। और टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता, इतना नहीं पूछा जाता, बस आपसे एक एंड पे इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहता है अपनी रिसर्च के बारे में हमें बताएं प्रेजेंटेशन पे। सही। सीट पे मैटर नहीं करता। सीवी उसकी वहां पे हमारी तरह की नहीं होती है, वहां पे सीवी एक लिखते हैं एंट्री शीट, वो एंट्री शीट होती है, वहां पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और तीन चार क्वेश्चन होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, और हम्म। आप क्या रोल प्ले करेंगे ज्वाइन करने के बाद, सही अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा मतलब कोई वाकया या कोई ऐसा सीन बताएं जिसको आपने कैसे हैंडल किया है, अगर कोई कोई गलत चीज आपने फेस किया है तो उसको कैसे हैंडल किया है आपका मतलब। तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, वो एंट्री शीट में पूछते हैं। जब आप एप्लीकेशन करते हैं ना, तो एक फॉर्म फिल हो जाता है जहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे होते हैं उन्होंने, सही। उनके आंसर देने होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सीवी नहीं होती कोई भी वहां पे, और ना सही सीजीपी पूछा जाता है, ना कुछ भी नहीं होता। लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है कुछ कंपनीज की, बल्कि मोस्टली कंपनीज की, सही। और कुछ यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने ज्यादा कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया था, मैंने 2 में किया था। एक में तो मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ के जीएम ने बोला था कि हम आपको हायर कर लेंगे, लेकिन एट दी एंड जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मतलब मना कर दिया। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज नहीं आती और मैकेनिकल का काम है, तो अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी। तो नहीं, तो फिर एक कंपनी थी, मैंने एक में अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश बेस पे हायर कर लिया था। मैंने जापानीज बिल्कुल नहीं सीखी हुई थी। तो जॉब वहां पे ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज सीखते सीखते हो तो देन इजीली है। अदरवाइज फिर आप ऐसी कंपनी ढूंढे जहाँ पे इंग्लिश में हायरिंग करते हैं, वो जापानी लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। सही सही सही। उसके बाद वर्क लोड क्या होता है, वर्क प्लेस कल्चर क्या होता है? उधर भी यही है, एक खास किस्म की टर्म यूज होती है पाकिस्तानी कंपनीज में, आपको पता ही होगा। उधर भी यही कल्चर है या? जापान का वर्क कल्चर बहुत टफ है। जापान जापान में काम बहुत करते हैं, या आप 1 मिनट फ्री नहीं रह सकते वहां पे। हम्म। आपको एग्जांपल देता हूँ, तो सुन लो आप। पाकिस्तान में अगर आप कंपनी में काम करते हो, आप स्टार्ट में अगर इंजीनियर या कुछ चाहते हो, तो हम्म। आप ऑफिस बॉय चाहे ले आओ, मतलब फुल बिल्कुल। प्रोटोकॉल सीन। वहाँ पे ऐसा हाँ। नहीं है। वहाँ पे मैं जहाँ काम करता था, एक ही बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पे कोई 200 इंजीनियर बैठा होगा क्वालिफाइड, और वहीं पे जो जीएम है वो बैठा हुआ था। जैसे टेबल हम्म। पे हम बैठते हैं उसी टेबल पे वो बैठा है। सबका सेम टेबल, सेम लैपटॉप है, सेम यूनिफॉर्म है। हमारे तो जीएम के असिस्टेंट इंजीनियर बन जाए या मैनेजर बन जाए तो उसका अलग ऑफिस से शश के शुरू हो जाते हैं। और ड्यूटीज थी वहां पे, आज इस ग्रुप की ड्यूटी है, आज इस ग्रुप की ड्यूटी है, पूरे एरिया को साफ करने की, सफाई की, झाड़ू की, मारने की, साफ करने की। शाम सही। को सब बीन्स खाली करते थे, कूड़ा बाहर फेंकते थे। तो वहां पे कोई भी साफ करने वाला नहीं होता, कोई ऑफिस बॉय नहीं होता, आपने खुद ही करना है, खुद ही सफाई करनी है। तो सही। वहां पे ये सीन है। और दूसरा बात है कि काम वहां पे बहुत होता है, आप फ्री नहीं रह सकते एक भी। लेकिन जिन लोगों की जापानीज प्योर जापानीज कंपनी में जॉब हुई थी, वो उनको थोड़ी डिफिकल्टीज थी। लेकिन मेरी कंपनी थी इंग्लिश बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी थी, तो मुझे इतनी डिफिकल्टीज नहीं थी, क्योंकि मुझे वहां पे 8 आवर्स कंप्लीट करने होते थे अपने। अगर आप 10 बजे चले जाएं, 11 बजे चले जाएं सुबह, सही तो आपने अपने 8 आवर्स पूरे करने हैं, शाम को आप 9 बजे 8 बजे आ जाएं। अगर सही। आपका दिल नहीं है तो कभी कभी आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी उनका वर्क कल्चर टफ है। अगर वहां पे 8 बजे या 8 बजे या 9 बजे मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग है, स्टार्टिंग है, तो आपने इससे 15 मिनट पहले वहां होना है। सही है। 9 बजे अगर आपकी जॉब स्टार्ट है, अगर आप 9 बजे वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आप लेट हो। लेट हो, सही है, ठीक है। अगर 5 बजे जॉब एंड हो रही है तो 5 बजे कंपनी वहां पे कोई भी नहीं छोड़ता। हम्म। 6 बजे 7 बज जाते हैं। अगर आपको जाना है तो सॉरी, एक मिनट साए कह के मैंने काम किया है, बहुत किया, सॉरी मुझे जल्दी जाना है, बहुत ही मतलब पढ़ के जाना पड़ता है। अगर आप उठ के जाते हो तो बहुत ही आपको तरह से देखते हैं भाई साहब के मतलब ये पहले क्यों उठ के जा रहा है। आपको वेट करना होता है कि पहले आपका बॉस उठे फिर आप उठो। सही। और इसके अलावा भी वहाँ पे थोड़ा वर्क कल्चर टफ है, इतना आसान नहीं है काम वहाँ पे करना। लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंपनी में चले जाएं। वर्क हम्म। कल्चर जापान का तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि बहुत गंदा वर्क कल्चर है, बहुत हम्म। काम करते हैं ये। सही सही। और सैलरी के हिसाब क्या है? सैलरी कितनी? सैलरी जो मुझे मोस्टली कंपनी में पता है, मैं अपनी कंपनी की बता देता हूँ। क्योंकि अब तो मैंने वैसे भी छोड़ दिया है, तो वहां पे जो एवरेज सैलरी चल रही है वो 5 लाख चल रही है इस टाइम, पाकिस्तानी हम्म। एवरेज मास्टर के बाद स्टार्टिंग सैलरी जो। सही और है। ओवर टाइम तो वहां लगता ही है। जैसे जस्ट इमेजिन कि आपकी सुबह 9 बजे ज्वाइनिंग है, स्टार्टिंग है कंपनी, तो लोग 8:40 पे 45 पे ऑफिस पहुंच जाते हैं। हम्म। 5 बजे आपका एंड हो रहा है तो लोग 5:30 पौने 6 आधा घंटा निकलते लग ही जाता है। सही सही। तो जब आप कंपनी एंटर होते हैं अपना कार्ड लगाते हैं,
और सिस्टम ऑन करते हैं, जब लीव करते हैं कार्ड लगाते हैं, सिस्टम और लीव करते हैं। सही। उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम नोट होता रहता है। हर बंदे का घंटा 1.5 घंटा रोज एक्स्ट्रा लग जाता है अच्छा, ये ओवर टाइम। मैनेजर्स का भी ओवर टाइम लग रहा होता है या कि सिंपल वर्कर्स का ही ओवर टाइम लगता है? क्योंकि मैं जहाँ काम करता रहा उधर मैनेजर्स का ओवर टाइम नहीं होता। ये एक लेवल होता है, जब आप जीएम लेवल या सुपर लेवल तक चले जाते हो ना, फिर हम्म। आपकी सैलरी ही इतनी हो जाती है कि आपका ओवर टाइम कंसिडर नहीं होता। सही। आपकी सैलरी ही बहुत ज्यादा हो जाती है। हम्म। स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि आपका अगर जाना 1 घंटा ओवर टाइम लग जाता है वहां पे, 15-20 मिनट पहले चले गए, 15-20 मिनट निकलते बात बात करते लग जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते करते आपको। सही। तो मतलब कि 1 घंटा ओवर टाइम आपको लग जाता है, तो घंटे का 4-5 हजार मिल जाता है आपको वहां पे। मतलब कि 6-6.5 लाख रुपए सैलरी आपकी बन जाती है सही। मंथली। सही। सही। और अकोमोडेशन फ्री थी, हम्म। क्योंकि अब यूके में हूँ या कहीं पे भी आप जाते हैं, जब आप कहीं भी सैलरी लेते हैं, आपकी हम्म। आधी से ज्यादा सैलरी आपकी अकोमोडेशन पे चली जाती है। सही। सही। वहां पे अकोमोडेशन फ्री थी मेरी, और सैलरी इतनी बन जाती थी, टैक्स कटने के बाद सैलरी 4.5 लाख 5 लाख आ जाती थी। लाख 1.25 लाख टैक्स कट जाता है। सही। तो सही। 4.25 लाख 4.5 लाख 5 लाख में आप कितना खा लोगे? क्योंकि हम्म। अकोमोडेशन आपकी फ्री है, लाख खा लोगे, 2 लाख खा लोगे, स्टिल 2 लाख बच जाता है। अगर आप 4.5 का 4 खा भी लेते हैं, तो 6 सैलरी साल का बोनस है। मतलब अगर सही। आपकी 5 लाख सैलरी है, तो हम्म। 5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 30 लाख। 30 लाख आप 6 सैलरी से बन जाती है आपको, 30 लाख आपको साल का बोनस आपके अकाउंट में आ जाता है। सही। 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 तो फिर उसके बाद हाउ यू कंसिडर फॉर वर्क लॉन्ग टाइम इन जापान, और उसके बाद वहाँ की पीआर का क्या सिनेरियो है? क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए उधर काम करते हैं तो पीआर मिल सकती है? यार डिपेंड करता है। जैसे मेरी जॉब थी, मेरी परमानेंट जॉब थी जापान में, मतलब लाइफ टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में। जब आपकी परमानेंट जॉब हो जाए तो कुछ एज बाद, कुछ टाइम बाद आपको नेशनलिटी पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है पासपोर्ट। सही है। और 3-4 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाना था, 2-3 साल बाद नेशनल पासपोर्ट के लिए। और स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए 1 साल बाद एलिजिबल हो जाना था, क्योंकि मेरे पॉइंट्स पूरे हो गए थे। पॉइंट्स सही। ऐसे होते हैं कि आपका मास्टर जापान से मैक्स स्कॉलर उसके कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपके साथ जायका स्कॉलर भी था उसके कुछ पॉइंट्स थे, फिर हम्म। रिसर्च पेपर लिखा था उसके भी कुछ पॉइंट्स थे, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में परमानेंट जॉब थी उसके भी कुछ पॉइंट्स थे। तो मतलब 3 साल बाद नेशनलिटी मिल जानी थी, 3-4 साल बाद, लेकिन मैंने वो जापान छोड़ दिया। तो पासपोर्ट मिलता है वहां का, मिलता क्यों नहीं है, और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इस टाइम वो। हम्म। इसके बाद हमें आप थोड़ा सा गाइड कर दें, किस तरह आपने पीएचडी के लिए फुली फंडेड यूके से स्कॉलरशिप हासिल की, सिंगापुर से हासिल की, किस तरह आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, कितने टाइम पीरियड में आपको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गया, इसकी एक प्रिसाइज ही आपने डिटेल बतानी है। और किस तरह से कन्विंस करना होता है प्रोफेसर को फॉर पीएचडी, ये चीजें थोड़ी सी। यार सच पूछूं बोलूं तो ये आसान नहीं है। सही। सही। आपको बहुत हार्ड वर्क आसान कोई करना भी पड़ता है। काम नहीं है। हाँ, और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। हम्म। सिंगापुर में तो ये था कि प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था, उसका सही। काम मेरे से बहुत ही लाइन हो रहा था, जो मैं काम मास्टर में कर रहा था वो सही। काम उसका 100% लाइन हो रहा था। उसने इंटरव्यू रखा मेरे साथ, और उन डेज में मैं शायद जर्मनी जाना था, तो उसके बाद मैंने आके उसके साथ इंटरव्यू रखा था। तो इंटरव्यू में उसने क्वेश्चन वैसे किए, तो काफी डिस्कशन गई, अच्छी गई घंटा। तो हम्म। उसने बोला था कि सिंगापुर में प्रोफेसर अगर आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसने बोला था कि मैं आपको एक्सेप्टेंस कर लेता हूँ, आपको बस डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, बाकी काम मेरा है, हम्म। ये में हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सेप्टेंस ले ली थी। सही। और ऑस्ट्रेलिया मोनाश में तो मेरा प्रोफेसर से कांटेक्ट हुआ था, उस वहाँ यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई करवाया था। पहले बैचलर की बेस पे डायरेक्ट पीएचडी में उसने अप्लाई करवाया, मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं था, तब मुझे हम्म। रिजेक्शन हो गई, पेपर भी पब्लिश नहीं था, और बैचलर की बेस पे अप्लाई करवाया था। सही। उसके बाद उसने, जब मैं यूके में रहा होगा, उसके बाद उसने मेरा फिर वहां पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा मोनाश में फिर उसके बाद हो गया था मास्टर की बेस पे। और यूके में क्या होता है कि यूके में आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना होता है, यूके और यूरोप में आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना होता है। प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है कि मतलब सेंसर बनाना है जो बॉडी से आपके वोलेटाइल ऑर्गेन कंपाउंड को डिटेक्ट करेगा और आपको डिफरेंट डिसीजेज बताएगा। हम्म। मेडिकल एप्लीकेशन है, जैसे एप्पल वॉच होती है कि आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, और आपको डिफरेंट चीजें, डिफरेंट केमिकल्स का बताएगी कि आपकी बॉडी में कौन से केमिकल ज्यादा हो रहे हैं, कौन से एमट हो रहे हैं, कौन सी डिसीज हो आपको फ्यूचर में हो सकती है, बजाय इसके ब्लड लेने के या कोई स्वेट लेने का। तो अब इस तरह प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, आपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना होता है। सही है। अब यूके में क्या होता है, यूके में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली वो प्रेफर करते हैं यूके नेशनल्स को, कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसकी फीस बहुत ज्यादा हमको पे करनी पड़ती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तान 1 करोड़ से ऊपर है साल की। तो वहीं पर नेशनल ले लें इनके पास, तो नेशनल की फीस कोई होती है मतलब पाकिस्तानी को 10 लाख 8 लाख साल की, तो वो नेशनल को प्रेफर करते हैं कि ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े। तो सही। आपको प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस प्रोजेक्ट पे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट हायर कर रहे हैं,
फिर आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना होता है। प्रोजेक्ट्स के बाद वो बच्चा शॉर्टलिस्ट करते हैं, कोई 10 कर लेंगे शॉर्टलिस्ट, जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फिर उनमें से फाइनल एक बच्चा को सिलेक्ट कर लेंगे जो उनको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल है, एबिलिटीज रखता है, इसको सोल्व कर सकता है, जिनको मोटिवेटेड लगे या कोई जिसका उनको नॉलेज अच्छा लगे, तो एक बच्चा फिर सिलेक्ट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो यूके में आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करना होता है, प्रोफेसर एक्सेप्टेंस है नहीं है वो मैटर नहीं करती। तो यूके में डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज में आपने अप्लाई करना है तो प्रोजेक्ट ढूंढना अपनी रिसर्च के रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, वहाँ आपने अप्लाई करना है। तो फिर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, बच्चे इंटरव्यू लेंगे और फाइनल बच्चा सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक अब जॉब की तरह ही है, सही सही। पीएचडी की तरह की जॉब है इन कंट्रीज में। हम्म। तो इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, सॉरी, और प्रोजेक्ट के बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, उसके बाद बच्चा फाइनल सेलेक्ट प्रोजेक्ट कर भी जाता आपकी अपनी फील्ड रिलेटेड फर्स्ट आप सर्च करेंगे, उसके है। बाद समटाइम्स फील्ड के रिलेटेड आपको हो तो नहीं मिलता, सेम टू सेम कभी भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा मतलब मिलता जुलता है। जैसे मैंने जो लास्ट लैब थी मेरा, उसमें बायो के रिलेटेड थोड़ा काम था, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे इस चीज का नॉलेज था। सही अब है। मेरा बैचलर मास्टर मैकेनिकल में और पीएचडी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में है, हम्म। लेकिन वो जो थोड़ा नॉलेज था वो यहाँ यूटिलाइज हो सकता था। तो मैंने उनको जब प्रोजेक्ट अप्लाई किया था, पेपर्स पढ़े थे, नॉलेज थोड़ा गेन किया था कि अगर इंटरव्यू हो सके तो मैं उनको थोड़ा मतलब मुफ्त में ना कोई उनको स्टोरी अच्छी से सुना सकूंगा, मुझे इन चीजों का पता है। हम्म। तो मतलब हो जाता है सेम टू सेम, तो प्रोजेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सही सही। जी, अब किसी के क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं जी, आपसे। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि एक्चुअली मैंने इस साल अप्लाई किया था, जापान में भी, चाइना में भी, बाकी भी काफ़ी कंट्रीज थी। तो इवन मैंने एरास्मस मंडस के लिए भी अप्लाई किया था, वहाँ पे मैं 18th पोजीशन पे था रिजर्व लिस्ट में। मैंने एक ही प्रोग्राम पे अप्लाई किया था और उस प्रोग्राम के पास फंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ 7 लोग ही सिलेक्ट किए थे। ऑन दी अदर हैंड मैंने चाइना में मैंने किया तो वहाँ पे मुझे CSE स्कॉलरशिप मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि मैंने सुना है लैंग्वेज बैरियर है ये वो, और दूसरा वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चाइना जाने पे, क्योंकि मेरा जो है वो रिसर्च जो है वो जो मैंने फाइनल ईयर एडवांस लैब में किया था, या जो मेरा जो इंटरेस्ट है विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो मेरा सुपरवाइजर के साथ अलाइन नहीं हो रहा। एक्चुअली मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, 2 पेपर्स भी हैं मेरे, मेरा 3.92 CGPA है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, 3-4 रिसर्च असिस्टेंटशिप्स भी हैं। तो मैंने ऐसे ही एक्सेप्टेंस के बगैर ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो एक में मेरा CSE पे हुआ है, लेकिन मेरा जो है वो इंटरेस्ट उस प्रोफेसर के साथ बिल्कुल नहीं मिलता और मैं नहीं जाना चाह रहा। तो अभी मैं एक रिसर्च असिस्टेंटशिप कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर अगर एरास्मस मंडस पे हो जाता है या और भी कहीं मेरी प्रोफाइल के साथ या मेरे इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ अलाइन कर रही हो तो वहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो यही पूछना था आपसे कि मेरा CSE पे हो गया है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अगर अगर चला जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं अगर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करता हूँ अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए बाकी कंट्रीज में लाइक एरास्मस मंडस, तो अगर हो जाता है तो वहां से क्विट करना आसान होगा या कोई इश्यूज बनेंगे? वट एवर, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी एंड यू कैन प्लीज रिकमेंड मी और सजेस्ट मी समथिंग प्लीज। हम्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। यार पहले तो आप खुद डिसाइड करना, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च में, तो फिर आप जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड ही नहीं होगा, आप मेंटली ही स्टेबल या मेंटली ही मतलब आपको सुकून नहीं होगा, तो आप कैसे उस रिसर्च को करेंगे? क्योंकि रिसर्च आपको कंसिस्टेंसी आपसे मांगती है, आपसे हार्डवर्क मांगती है और बहुत सी चीजें मांगती है। रिसर्च लगता है आपको, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब करें आपको ज्यादा पता होगा बेहतर। और रही बात की रिसर्च अगर चेंज करें, रिसर्च चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 3 साल से रिसर्च अपनी चेंज ही कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कि इंटरेस्टिंग रिसर्च लगती है आप, तो आप कर सकते हो, वो चेंज का इतना इशू नहीं होता। और उसके अलावा अगर आप और स्कॉलरशिप के चक्कर में इन स्कॉलरशिप को छोड़ोगे तो ये भी ठीक नहीं है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें। हाँ, जब तक आपने वेट करना है एरास्मस का या यूके का या कनाडा का, तो तब तक आपका चाइना से मास्टर हो जाना, आप उसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा निकल जाए पीएचडी के लिए। अब आप अगर वेट करेंगे 1 साल किसी और स्कॉलरशिप के लिए, अभी वेट करना है ना आपने कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा इसके लिए, मैं चाइना नहीं जा रहा सीएससी पे, मैंने तो एरास्मस लेनी है, मैंने तो फ्रांस स्कॉलरशिप लेनी है, तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो वही अगर आप चाइना 1 साल गुजार लेंगे, 1 साल बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे वहीं से। तो जब आपका मास्टर नहीं, कंप्लीट होगा एक्चुअली तब आप चाइना आएंगे। में, सॉरी फॉर डिस्टरप्टिंग यू, एक्चुअली चाइना में जो है वो मास्टर्स 3 साल की है। और उसके अलावा देखें, मेरा जो सबसे बड़ा इशू ये है, क्योंकि मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, मैंने कोई एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं लिया, तो इन्होंने मुझे, मैंने BS केमिस्ट्री की हुई है विद स्पेशलाइजेशन इन बायोकेमिस्ट्री, और उन्होंने मेरा जो एडमिशन कराया हुआ है, आप देखें ये कितनी पिक्यूलियर और कितनी स्ट्रेंज चीज़ है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखें,
मैंने ये किया हुआ है, मेरी बैचलर्स की डिग्री ये है, और उन्होंने मुझे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाया है। बट इट्स ओके, आई आई रियली लाइक दैट डिपार्टमेंट, और यही मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन क्या है, फिर उन्होंने मुझे जो सुपरवाइजर दिया है उसके साथ मेरी जो बातचीत हुई है, उसने बोला है कि दो आपका एडमिशन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में हुआ है, तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो आपके को सुपरवाइजर होंगे। आपका मेन सुपरवाइजर मैं हूँगा, और मैं सॉलिड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, और आपने मेरे साथ सॉलिड केमिस्ट्री के ऊपर काम करना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड। जबकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, और ना ही मेरा इंटरेस्ट है। और जब मैं वहाँ पे जाऊँगा एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एक साल मुझे कोर्स वर्क करना होगा जो कि एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ नहीं होगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस नॉनसेंस, टू बी ऑनेस्ट। यार यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में हम इस चीज को नॉनसेंस कहते हैं। अभी हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों का। अब मेरा जस्ट इमेजिन करना, बैचलर किस चीज में है भला? मैकेनिकल में। मेरा मास्टर किस में है? मैकेनिकल में। मैं पीएचडी किस में कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में। हम पाकिस्तान बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स का ही सोचते हैं। अब पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग की 22-23 ब्रांचेस बना दी हैं। मैकेनिकल से आगे मैकाट्रॉनिक्स बना दिया उन्होंने, रोबोटिक्स बना दिया, डिजाइन बना दिया, थर्मल इंजीनियरिंग बना दिया है, ऑटोमोटिव बना दिया, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही वर्ड है, मैकेनिकल। इसके अंदर लैब्स होती हैं। अब ऐसे मेरा एक इंडियन दोस्त है, उसका बैचलर मैकेनिकल में है, मास्टर उसका मैकेनिकल में जापान से था, लेकिन जब कोरोना आया था उसने घर बैठ के एआई और पाइथन सीख लिया था। अब वो उसका इंटरेस्ट था बायो में। अब वो पीएचडी जेनेटिक्स बायोलॉजी में कर रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर का बंदा बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा है। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में चाइना जाएंगे तो जरूरी नहीं है आपने एनवायरमेंटल साइंस के ही कोर्स पढ़ने हैं। वहां आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अपने कोर्स रजिस्टर करने होते हैं कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट से कोर्स उठा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। मैं जब जापान से मास्टर कर रहा था, मैंने सिविल डिपार्टमेंट से 4 ग्रेड के कोर्स उठाए थे, जो टीचर अच्छे ग्रेड देते थे। तो वो आपको वहां जाके भी डिसाइड हो जाएगा। ये आप जहन से निकाल दें कि मैंने केमिस्ट्री में बैचलर किया है तो मास्टर में एनवायरमेंट साइंस में, ये चीजें ना सोचें आप। हाँ, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है देन आप कह लें कि ठीक है मैं उस रिसर्च में मास्टर या पीएचडी नहीं करना चाहता, ये एक और चीज है, और डिबेट चली जाएगी। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, देन आप कहीं और ट्राई कर लें, किसी और यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेके अप्लाई कर लें। लेकिन ये पॉइंट या ये थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करने के, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता। अब मेरा देख लें, मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीएचडी और कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बैचलर में ग्रेड देखें, आप कहेंगे यार ये तो बंदा पास का नहीं कैसे हुआ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो ये चीजें मैटर नहीं करती, आपकी रिसर्च मैटर करती है, क्योंकि चाइना में मास्टर रिसर्च बेस है। और अगर जब आपने पीएचडी जाना, पीएचडी भी रिसर्च है, तो ये डिपार्टमेंट्स, ये चीजें, ये सब्जेक्ट्स, ये मैटर नहीं करते। आपकी रिसर्च प्रोफाइल मैटर करती है। हाँ, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, देन आप कोई और प्रोफेसर पे देख लें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे, आपका रिसर्च इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर प्रोफेसर थोड़ा हैप्पी नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं लेगा। तो बजाय इसके कि आप वहां जाके टाइम वेस्ट करें प्रोफेसर का अपना, तो बजाय फिर आप कुछ और सोच लें जो आप चाहते हैं। कोरिया ट्राई कर लें, कोरिया प्रोफेसर फंडिंग आपको इजीली मिल जाएगी। प्रोफेसर को अप्रोच करें, ईमेल्स करें, प्रोफेसर एग्री हो जाएगा आपको हायर करने में, फंड करने में, तो वहां मूव हो जाएं। जापान यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी स्टार्ट हो जाना है अगले माह, जापान अप्लाई करें। उसके बाद चाइना भी करें। लेकिन अगर आप कहें कि सेम टू सेम वर्क मिलेगा जो आप अभी कर रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हाँ सो बहुत पीछे। अगर मैं चाइना चला जाता हूँ और वहां से जाके अगर अप्लाई करूँ, तो अगर हो जाता है कहीं, तो वहां से वीजा लगवा सकता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं होगा? वीजा क्या, जब आपका हो गया, आप चांस के पाकिस्तान आ जाओ, हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कल ना एक स्टूडेंट था नेट इंटरनेट पे, फेसबुक पे, उसने किसी कोरियन प्रोफेसर को ईमेल की थी, तो कोरियन प्रोफेसर ने उसको बोला, क्या रिप्लाई किया था, मैं आपको क्यों नहीं ले सकता। मेरे पास पढ़ी, तो मैं आपको ईमेल पढ़ के सुनाता हूँ अभी। मैं काफी हर्ट हुआ वो ईमेल पढ़ के। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, ये सेशन हमारा 5 मिनट में एंड हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा मीटिंग क्रिएट कर लेंगे। जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर हैं वो कर सकते हैं, तो ये माइंड में रखिएगा। 5 मिनट तक हमारा ये सेशन एंड हो सकता है। अब बस एक एक प्रोफेसर, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने प्रोफेसर को कांटेक्ट किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर ने क्या बोला, आप ईमेल सुनना। आई डोंट हैव अ पोजीशन फॉर यू एट दिस टाइम। फॉर यू ने बोला है, मतलब पाकिस्तानी को। However, if you want to know the reason, I will explain. I selected 2 students from Pakistani last semester and neither of them joined. The behavior affected my hiring process and I am unable to hire any student last semester. As the situation has repeated every semester, I have decided not to select any student from Pakistan. जब आप इस तरह का करते हैं तो पाकिस्तान पूरे का पूरा अफेक्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर जाना चाहते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं। अब उसने क्या बोला है कि आई हैव डिसाइडेड नॉट टू सिलेक्ट एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड, सम स्टूडेंट्स शोड बैड बिहेवियर आफ्टर ज्वाइनिंग। तो जो आप डिसीजन लेना पहले लें सोच के, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार आप एक कंट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो
अगर आपने जाना है तो अगर आप कहें कि सेम टू सेम काम या जो आप बैचलर में कर रहे हैं मास्टर में कर रहे हैं, सेम आपको काम नहीं मिलेगा। सेम काम कभी, रिसर्च नाम ही इनोवेटिव का है, आपको न्यू काम करना होता है। सेम काम आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मैच होगा, सेम काम आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। जो आप काम करें कोई भी प्रोफेसर नहीं कर रहा होगा, हर प्रोफेसर का अपना काम है, अपनी फंडिंग है, किस प्रोजेक्ट में उनको फंडिंग मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। आपने अब डिसाइड करना है, बैठ के खुद सोचे कि भाई मैं खुद को कहाँ देखना है, क्या प्लान है, तो उसके चलिए बाद फिर ठीक है, डिसाइड। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप अपना जो है वो आके भाई से डिस्कस करके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको प्रपोजल और सीवी वगैरह भेज दूंगा, आप रिव्यू कर श्योर दीजिएगा। श्योर बहुत मेहरबानी है। श्योर श्योर, कोई थैंक यू प्रॉब्लम वेरी युवराज मच, भाई, आई एक क्वेश्चन अप्रिशिएट योर पूछा टाइम गया एंड है, पेशेंस। ये नहीं। मुझसे ग्रुप में भी पूछा गया था और आज एक और बच्चे ने भी क्वेश्चन ये रेज किया है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स और ये वाले सर्टिफिकेट साल लगाने का फायदा होता है या नहीं, और अगर कोर्सेरा से अगर सर्टिफिकेट करके वो साथ अटैच किए जाएं, इनमें से बेटर कौन सा है, इसका एक प्रिसाइज आंसर कर दें। यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में अप्लाई करें। अगर कनाडा में आप अप्लाई करें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। हम्म। अगर आप यूएस से अप्लाई करें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा। लेकिन अगर हैं तो मेंशन करें जरूर, कहीं भी अप्लाई करें हैं तो जरूर मेंशन करें। हम्म। लेकिन मेरे पास तो ये कोई भी नहीं था ना, मैं तो आपको पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना वो सोसाइटी में था, आप तो प्रेसिडेंट भी थे सोसाइटी में, मैं तो सही कहीं है। पे भी नहीं था। लेकिन हम्म। कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में चीजें मैटर करती हैं। और रही बात कम्युनिकेशन वालेकुम स्किल की, सर। वो कम्युनिकेशन स्किल उन्होंने आपके इंटरव्यू में देख लेनी है। वो आपको कुछ लिखें या ना लिखें वो मैटर नहीं है, जब इंटरव्यू में आपका लेना है ना, वो इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी होनी है, आपकी एबिलिटीज ही चेक होनी है वहां पे। सही सही। बाकी अगर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, कोई कोर्सेज हैं तो वो जरूर मेंशन करें सीवी में, बाकी वो रखने हैं कहीं पे भी अप्लाई करने हैं तो। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी कोर्स ऑनलाइन नहीं किए हुए ना, मेरे पास कोई इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं इतने। सही सही। जी, नेक्स्ट हमारे पास 2 मिनट्स हैं ये सेशन एंड होने में, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछें, नेक्स्ट सेशन अभी हम स्टार्ट यहाँ पे करें। एक अच्छा, स्टूडेंट वालेकुम कह रहे सर। थे वो अपनी मेरे ख्याल से फीमेल है, वो बार बार मैसेज कर रही है कि मैसेज के क्वेश्चन के आंसर दे, आप उनके क्वेश्चन का रिपीट करते जाएं, उनके जी आंसर दे दें। मेरे ख्याल से वो वही लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड उन्होंने पूछा हुआ था। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, और काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैं आपकी वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ और फाइनली कहीं से थैंक मुझे यू, फेस टू फेस थैंक यू आपसे सो बात मच। कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछने थे कि मैंने एम्बेसी के लिए रिसेंटली अप्लाई किया था, एम्बेसी रिकमेंडेड मेथड के लिए। लेकिन सर मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मैं नहीं कर पाया, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन ईमेल्स वगैरह मैं फाइंड कर लिए हैं प्रोफेसर्स को, लेकिन अभी तक मैंने ईमेल्स नहीं की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं एक्सेप्टेंस लेटर मुझे नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता, असल में मेरी जीपीए वगैरह अच्छी है, 3.9 जीपीए, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं से, क्योंकि मेरा रिसर्च इतना स्ट्रांग नहीं है, रिसर्च मेरा है लेकिन इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी सर अगर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलती तो क्या मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ? जापान में इसमें कोई खास इशू तो नहीं होगा? जापान में मैंने अभी, आपने वीडियो कब ज्वाइन की, स्टार्ट कब, सॉरी, आपने ये सेशन कब ज्वाइन किया, अभी किया क्या थोड़ी सर देर पहले किया? तकरीबन सर मैं 20 मिनट्स हो गए, 20 या मैंने 15 काफी मिनट्स हो पहले गए, मैं स्टार्ट में बाद बता में दिया था, शायद ये आपका भाई अच्छा सर। अपलोड भी कर दिया अपने चैनल पे, आप वहां पे भी देना ना। जापान में एक दो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस का अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है अप्लाई यस करने सर। के लिए। तो आपको इतना सीजीपीए अच्छा। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिलती है, वो तो फिर आप डिमोटिवेट खुद हो रहे हैं, या मैं अगर माइंड ना करना तो यहाँ फिर ये काम चोरी है। 2 to 3 लाइन में अपना 2 to 3 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो, और बाकी सेकंड पैराग्राफ में 2 to 3 लाइन में प्रोफेसर के बारे में डिस्कशन की जाए कि आपके रिसर्च उससे कैसे लाइन करती है, आप रिसर्च में कैसे इंटरेस्टेड हैं, और एंड पे 1 से 2 लाइन में अपनी ईमेल एंड करें, अच्छी सीवी बनाएं। सीवी मैं अपने भी सेंड कर दूंगा, बाकी मैंने वीडियो में भी सीवी दिखाई हुई है, आपने मेरी सीवी तो देखी होगी, आप वीडियो देखते रहते हैं तो जी बाकी। जी बिल्कुल सर, मैंने देखी हाँ, है। तो उसको फॉलो करें और बाकी अल्लाह खैर करे, अच्छे से मेहनत करें, तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत करनी पड़ती है जब। सर ये ईमेल में मिक्स के बारे में हम लिखें कुछ के आप हमें सुपरवाइज करें, और इस प्रोसेस में आप हमारी हेल्प करें आपने प्रोफेसर के लिए, अगर हम इस तरह के अल्फाज। स्टार्ट में आपने सब्जेक्ट लाइन में लिख देना कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर सेंडिंग ईमेल, फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर अप्लाइंग फॉर मास्टर पोजीशन और समथिंग लाइक दिस। उसके बाद आपने जब 2 लाइन में अपना पहला पहला इंट्रोडक्शन दे देना, 2-3 लाइन में, दूसरे 2-3 लाइन में आपने रिसर्च डिस्कस करनी है अपनी और उसकी, कैसे अलाइन करती है, उसकी रिसर्च को डिस्कस करना है। बाद में आपने बता देना कि मैं इस तरह यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के थ्रू यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ कैन यू रिकमेंड मी फॉर मैक्स स्कॉलरशिप, आई हैव अटैच्ड माय सीवी विद इफ यू नीड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी फर्दर डिटेल आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड टू यू। तो आप उसको अच्छी सी 1 या 2 लाइन में एंड कर दें ईमेल को, तो
काम खत्म हो जाता है आपका। तो हर चीज इसमें कवर हो जाती है। सीवी, ईमेल ज्यादा लंबी नहीं आपने लिखनी, ईमेल शॉर्ट हो आपकी और सीवी हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर समझाने के लिए। और नो वरीज, नो वरीज। ये और किसी ओके का क्वेश्चन। क्वेश्चन हो? अभी एक लड़के ने पूछा कि चैनल अपना मेंशन कर दें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और उसके बाद ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो क्रिएट की हुई है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने उधर दिखाए हुए हैं। बाकी इधर भी हम डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे, उनसे आप रहनुमाई लीजिएगा, उनको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। लास्ट टाइम एक बच्चे ने ऐसे किया है, फुली कॉपी पेस्ट। मैंने उसको एक इनफॉर्मल सा मैसेज लिखा है कि ना आप इमिग्रेशन को ये मैसेज लिखो, उसने सेम कॉपी पेस्ट किया, इनफॉर्मली सेंड कर दिया। नहीं डॉक्यूमेंट्स में वीडियो मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं बना के अपलोड करता हूँ। अभी थोड़ा मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, मेरी डिफरेंशिएशन थी अभी नेक्स्ट मंथ, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ, रिपोर्ट लिखनी है, कुछ पेपर का काम चल रहा था। तो बाकी मैं जब टाइम मिलता है वीडियो डाल देता हूँ डिटेल से बना के, जिसको सिंपल वर्डिंग में लोगों को थोड़ा बेनिफिट्स हो जाए, चलो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पहुंच जाए। और किसी भाई ओके। को क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक सर, आप सुनाएं। जी वो ना मैंने क्वेश्चन भी पूछा था ताइवान के हवाले से। तो आपने अभी बताया था कि वो एप्लीकेशन लिख के फीस वेव हो जाती है कोई, या स्टाइफंड वगैरह अगर प्रोफेसर से बात कर ले वहां जाके एडवाइजर से। वहां जाके बात क्यों करनी है, अभी करें ना बात उनसे। ईमेल आप लिखें उनको अच्छे से कि कोई अदर कुछ, कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप या कोई अदर कोई आप फंडिंग मुझे दे दें RATA के थ्रू, सच असिस्टेंटशिप के थ्रू या टीचिंग असिस्टेंटशिप के थ्रू। तो बात करें ना, पहले क्लियर करें हर चीज उनसे ना। एम आप वहां चले जाएं पैसे लगा के, या वहां चले जाएं बाद में फिर आप छोड़ के आ जाएं, तो बेहतर का पहले हर असल चीज उनसे डिस्कस करें असल खुल में के। ना असल में ना भाई वो ना मेजर मेरा बिजनेस मैनेजमेंट है, तो इसमें इतनी होती नहीं है जैसे आपकी फील्ड है, वो काफी हाई स्टेम फील्ड्स हैं। तो इसमें इतनी नहीं होती रिसर्च वगैरह, ज्यादा कोर्स वर्क वगैरह होता है, इसीलिए कोई प्रोफेसर भी नहीं कर रहा रिप्लाई ना स्टाइफंड देने चाइना, के लिए, तो ये चाइना इशू ट्राई आया कर था। लें, चाइना ट्राई कर लें। जी चाइना ठीक हो गए। चाइना ताइवान मैं से बेहतर भी है इस काम में, और पैसे भी मिल जाते हैं, अच्छे मिलते हैं। जी एशन जुल्फकार, आप क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब हम प्रोफेसर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें किसी तरह से ये नहीं पता चल सकता कि कौन से प्रोफेसर की लैब्स हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं प्रोफेसर्स को मतलब अप्रूवल वगैरह सेंड, ये क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वेस्ट सेंड करें। हम्म। यार जब आप देखते हैं गूगल स्कॉलर पे प्रोफेसर के पेपर, उनके पेपर्स देखें, उनके बाद उनको सर्च करें, उनकी यूनिवर्सिटीज आ जाएगी, उनकी डिटेल आ जाएगी, वहाँ सर्च आउट करें, उनकी लैब में मेंबर्स देखें, उनकी लैब की प्रोफाइल जो होती है, उनकी जो प्रोफाइल में मेंशन होता है कि क्या क्या उसके रिसर्च इंटरेस्ट है, क्या क्या कीवर्ड्स उन्होंने मेंशन किए होता है रिसर्च इंटरेस्ट के, तो आप उनसे देखें कि इनसे आपकी रिसर्च अलाइन कर रही है, फिर उसको आप ईमेल करें। ठीक है, तो सर हमें रिसर्च पेपर से वैसे पता चल जाएगा कि किन प्रोफेसर्स की लैब्स हैं। हर प्रोफेसर ऑलमोस्ट जो रिसर्च कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, उनकी लैब्स होती हैं, हर प्रोफेसर की ऑलमोस्ट होती हैं। आपने कंट्री डिसाइड करना कौन से कंट्री में जाना है। बस ये होता है कि कुछ प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते, जैसे चाइना, कोरिया, जापान में होता है, जापान में हर प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं लेता लैंग्वेज इशू की वजह से। कोरिया में हर प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं लेता, कुछ ले रहे होते हैं। तो आप उनको ईमेल करके अपना ट्राई करेंगे, इसलिए तो कहते हैं कि आप हजार लोग 100 200 ईमेल करते हैं, तो 5 6 एक्सेप्टेंस आपको मिलती है, तो आपको ट्राई करनी ही है। कुछ टाइम जब आप ठीक है। कई बार ऐसा होगा जब आप ईमेल करेंगे, प्रोफेसर बोलेगा मेरे पास सीट्स नहीं है। कई दफा आप ईमेल करेंगे, प्रोफेसर बोलेगा मेरे पास फंडिंग नहीं है। कोई प्रोफेसर बोलेगा मैं रिटायर हो रहा हूँ। कोई प्रोफेसर बोल रहा है मैं पाकिस्तान स्टूडेंट हायर नहीं कर रहा। ठीक है। कोई प्रोफेसर बोलेगा कि एडमिशन डेट गुजर गई, अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हायर कर चुका हूं। तो वो आपको ये फेजेस से गुजरना पड़ेगा, तो वो आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको कहीं से ना कहीं से कोई ऑफर आ जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करती रहेंगी। जी सर। सर एक और क्वेश्चन ये कि एक मिनट। सर मैं ना फ्रीलांस राइटर हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो जैसे मैं अब इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो रिलेटेड वर्क है ना, मैंने मतलब इधर फिजिकल सेटिंग्स में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन मैं ऑनलाइन राइटर हूँ फॉर पास्ट 3 इयर्स। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग वगैरह का डाल सकती हूँ? डालने कोई मसला नहीं, फ्रीलांसिंग डाल दें।
फ्रीलांसिंग में आप क्या क्या कर रही हैं, कुछ इलीगल ना डालना कि इलीगल काम कर रही है, जैसे लोगों की असाइनमेंट्स बनाती हूँ, ऐसा कुछ ना डालिए। हालांकि नहीं पाकिस्तान में लोग इलीगल समझते हैं, लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ये इलीगल है। ठीक हो गया। ऐसा ना डालना कि और मैं लोगों की स्टूडेंट की असाइनमेंट डालती हूँ, ऐसे बोले मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, मैं ब्लॉग राइटर करती हूँ, या कुछ अपना दो तीन प्रूफ हो, वरना हाँ डिफेंड कर हाँ लेता है इंटरव्यू में। जी सर, हमारे टीचर एक हैं, उन्होंने हमें कहा है कि वो हमें वो दे देंगे जो रिसर्च असिस्टेंट का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो हम अगर हमारे पास सर्टिफिकेट होगा तो हमें वो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। नहीं, जस्टिफाई क्या है, जब रिसर्च इंटरव्यू जब होता है ना तो आपसे पूछते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में ये होता है, इंटरव्यू में पूछेंगे असिस्टेंटशिप में क्या किया आपने, कितने साल का आप सर्टिफिकेट देंगे, 3 साल का। मेरा फ्रीलांसिंग का 3 साल का है, लेकिन तो रिसर्च असिस्टेंटशिप कोई भी नहीं है, वो सिर्फ मैंने उनके साथ रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है। तो ठीक है, फिर वो ले लेना कि मैंने पेपर लिखा है, ये काम किया मैंने लैब में उनके साथ, 1 साल 2 साल जो भी किया। और सर ये रिसर्च पेपर जो हम अपनी डिग्री के दौरान करेंगे, हम एज अ होल अपने सारे वर्क की एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट वो आपके थीसिस का पूछेगा आपसे, बाकी आप अपने रिसर्च पेपर्स के टाइटल या फ्रंट पेज का प्रिंट, या हाँ फिर आप अपने रिसर्च प्रपोजल रिसर्च पेपर का टाइटल और डीओआई नंबर होता है, आपको पता है, हाँ जी हाँ जी। वो आप मेंशन कर वो सकते हैं, लिंक दे सकती हैं, जनरल लिख सकती हैं, आगे इम्पैक्ट फैक्टर लिख सकती हैं। वो आप वर्ड पे कॉपी पेस्ट कर करके डाल के उसका प्रिंट लगा देना, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड। हाँ और जी। बाकी पेज पे एक पैराग्राफ में मास्टर थीसिस अगर अपने बैचलर के, तो बैचलर थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट लिख देना, और बाकी एक लाख का अपने रिसर्च प्रपोजल बना देना। ठीक हो गया सर। सर ये जो हम रिसर्च पब्लिश करवाते हैं बाहर के लिए, हमारे रिसर्च का नंबर मैटर करता है या क्वालिटी मैटर करती है? मतलब अब जैसे अब मैं लिख रही हूँ ना, तो टीचर्स, मैं कहती हूँ कि मैं अपनी राइटिंग के बारे में कॉन्शियस हूँ, क्योंकि फ्रीलांस राइटिंग की वजह से वो इनफॉर्मल स्टाइल हो गया है, लेकिन टीचर्स कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके अभी बिगनर लेवल की पब्लिश करें, आहिस्ता आहिस्ता स्टाइल बिल्टअप हो जाएगा। तो मतलब वहां पर अब वो राइटिंग और आपका आइडिया वगैरह की बेस पे आपको जज करेंगे या नंबर्स की बेस पे रिसर्च पब्लिकेशन? डिपेंड करता है। पब्लिकेशन मैटर नहीं करती, पब्लिकेशन अगर हो तो आपको एज मिल जाता है। बाकी आपका इंटरव्यू तक अगर हम्म आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन और हम्म आपका एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट करवाता है। इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू रोल प्ले करता है, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपकी कोई पब्लिकेशन कुछ नहीं देखता, फिर इंटरव्यू में देखते हैं कि आप कैसे हम्म। रोल प्ले कर रहे हो, किस कैलिबर के हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो इंटरव्यू में, क्या आपकी स्किल्स हैं। तो इंटरव्यू मेजर रोल प्ले करेगा। इंटरव्यू से पहले तक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर पब्लिश और आपकी प्रोफाइल पोल मैटर करेगी। बस सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरा मेन जो प्रायोरिटी है ना, वो बस कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में काम करना है। लेकिन मतलब मैंने कोई भी रीजन नहीं डिसाइड किया कि मैंने कौन सी कंट्री में जाना है। तो आप मुझे, मतलब जैसे आपने भी बताया कि कोरियन नहीं लेते, या फिर इस तरह से आप गाइड कर सकते हैं नहीं कि हमें लेते, कौन। मैं ये नहीं बोला लेते नहीं है, लेते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है ना। वो हर जगह ही हम्म ऐसे है। अब आप यूके में भी ट्राई करेंगे, कोई प्रोफेसर बोलेगा मेरे पास सीट नहीं है, कोई प्रोफेसर बोलेगा मेरे फंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं है, फंडिंग ले आओ। वो हर जगह ही ऐसे चलता है, वो सिर्फ कोरिया में नहीं है। लेकिन मैं ये बोला कि जापान कोरिया में एक इंग्लिश में बहुत कम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट ले रहे होते हैं, क्योंकि काफी हम्म थोड़ा हेजिटेट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, और थोड़ा हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने से। ये रीजन है, हम्म। अदरवाइज ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद ढूंढना है। और अपने मतलब देखना पड़ेगा आप कितना फंड भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूएसए में आपकी फुली फंड लग जाती है, यूके में लग जाती है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको इनिशियली काफी एक्सपेंस फिर भी आपके आते हैं। हम्म। तो सर हम कोई भी मतलब स्टार्ट में ऐसी कंट्रीज रख सकते हैं जो इजीली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे चाइना है, इसके साथ कोई और है मतलब कंट्रीज? मैं कहता हूँ तुम ऐसे स्टूडेंट्स से, कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ऐसे होते हैं, वो बैठे होते हैं 3 3 साल 4 4 साल उनको हो जाती है, वो कहते हैं हमें यूके कनाडा हम्म ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ हम्म कि अगर आपकी प्रोफाइल उस कैलिबर की नहीं है, आप वहां पे क्रैक नहीं कर सकते, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। आप चाइना जाएं, चाइना से हम्म आगे इंग्लैंड यूएसए मूव करें पीएचडी के लिए, उसके बाद फिर आप दुनिया पर ही ओपन हो जाती है। और आप डायरेक्ट ही कहेंगे मैंने यूएसए जाना, और आपकी प्रोफाइल भी इस कैलिबर की नहीं है, और आपकी जेब में पैसे भी नहीं है, क्योंकि फुली फंड लगने हम्म। के बाद भी आपका कोई 25 26 लाख लग जाता है। तो मतलब यूके में आने के लिए और दूसरे कंट्री में जाने के लिए, मतलब कहीं पे भी, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है, पहले टिकट खुद बाय करनी है, वीजा खुद बाय करना है, तो हाँ जी। वो फिर भी आपका लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप एक ट्रैक को फॉलो करें, मतलब कि पहले चाइना चले जाएं या जापान चले जाएं, उसके बाद फिर आगे मूव करें आप। आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आपको रिसर्च का आइडिया भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीजों का फिर आप अच्छी जगह मूव कर लेंगे इजीली। सर चाइना और जापान जैसी और कौन सी कंट्रीज इस तरह से हैं इजी अप्लाई? चाइना जापान, जापान को इजी ना लो, जापान इजी नहीं है। चाइना हो गया, और जापान चले जाएं, कोरिया अपना, उसके अलावा थाईलैंड, थाईलैंड में जाने वाले 2 3 स्टूडेंट्स हैं। सिंगापुर हो गया, सिंगापुर स्पीकिंग कंट्री है। बाकी आपका इंडोनेशिया मलेशिया में यहाँ पे भी हो,
तो बाकी अगर कहेंगे, लेकिन जापान कॉम्पिटिटिव है, जापान को इजी ना लें। आप कह रहे हैं जापान इजी नहीं। ठीक है जैसे, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप दोनों जो भी होस्ट हैं, आप दोनों को कामयाब करें, खुश रखें, तो बहुत वहां में याद रखिएगा बस। जी सर, जज़ाक। उसके बाद वैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, yes, some universities which have low competition and good and easy for getting selection in through universities recommended next के लिए कोई यूनिवर्सिटीज रिकमेंड कर दें जिनमें इजीली एक्सेप्टेंस हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका लोगों को नाम ही नहीं पता। अगर जैसे नाम ले लें आप, अब आप मैं पूछता हूँ जापान में आप कौन सी यूनिवर्सिटी को पता, आपको पता होगा टोक्यो का, ओसाका का, नगोया का, क्योटो का। बाकी का बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका नामो निशान ही नहीं पता आपको। जैसे तोकाई यूनिवर्सिटी होगी, नारा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, नगोया इंस्टीट्यूट हो गया। नगोया यूनिवर्सिटी का पता, नगोया इंस्टीट्यूट का किसी को नहीं पता। क्योटो यूनिवर्सिटी का पता, क्योटो इंस्टीट्यूट का किसी को नहीं पता। स्कूल, उसके अलावा और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि मुझे अब नाम भूल गया, मैं छोड़ दिया जापान। आप चेक करें और ऐसी यूनिवर्सिटी देखें जिनका लोगों को नाम ही नहीं पता होता। आपको अपनी प्रोफाइल देखना पहले, आप किस कैलिबर के, आपके पेपर कितने पब्लिश हैं, आप इस लेवल तक compete कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपका सीजीपीए कितना है। और आपको लगता है टोक्यो में और ओसाका में और नगोया में आप compete नहीं कर सकते, तो फिर आप और दूसरी देखें। तो कई यूनिवर्सिटी होगी, टोयोहाशी होगी, नगोया हो गया, नगोया इंस्टीट्यूट होगी, सॉरी सच, और नारा इंस्टीट्यूट हो गया। और भी काफी यूनिवर्सिटी ऐसी है वहाँ पे जिनका मुझे भी अब नाम भूल गया। शिजुका यूनिवर्सिटी होगी, तो काफी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको देखना पड़ेगा। सारी यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जब आपने वैसे भी जब अप्लाई करना है मैक्स के लिए, तो आपने जरूरी नहीं है यूनिवर्सिटी को टारगेट करना। आप एक यूनिवर्सिटी करते हैं, वहां से आपको रिप्लाई ही नहीं आता, आपने ईमेल ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में ही करनी है। जब आपने 100 ईमेल करनी है तो इसका मतलब है कि 100 यूनिवर्सिटी में ईमेल कर रहे हो। एक यूनिवर्सिटी में एक या दो ईमेल ही आपने करनी होती है, एक यूनिवर्सिटी में आप ज्यादा ईमेल्स नहीं कर सकते। तो आप जब लिखेंगे बारी बारी, तो आपने टोक्यो, आज आपने देखा कि मैंने ईमेल्स करनी है, आपने टोक्यो को आज कवर कर लिया, कल आप नगोया यूनिवर्सिटी पे आ गए, तो आस्ते आस्ते आपने आपको क्या पता कहाँ से एक्सेप्टेंस मिलती है। तो ऐसे आप सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाएंगे। सही। और किसी भाई को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। फाइनली 10 मिनट्स आपके पास हैं, उसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं। सम यूनिवर्सिटी, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। सम यूनिवर्सिटी ओपनिंग इनिशियल एग्जामिनेशन, क्या क्वेश्चन है ये, पढ़ना जरा। Some universities offering initial examination test in Japanese. Being international student, how we can solve this? अब बताता हूँ। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 90% यूनिवर्सिटीज हैं जापान की, जब आपको मैक्स मिल जाती है उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। जैसे यूटी में पाकिस्तान एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उनमें से 90% यूनिवर्सिटीज में आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं सही एडमिशन के लिए। उस डॉक्यूमेंट सबमिशन को उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का नाम दिया हुआ है। सही। तो वो जब आपकी मैक्स लग जाती है तो आप एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी रिजेक्ट नहीं करता, जिससे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे आपको सुपरवाइज इंटरव्यू देता है जस्ट, या प्रेजेंटेशन आपके जाने के बाद 6 महीने आप रिसर्च स्टूडेंट रहते हैं, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी प्रॉपर एग्जाम लेती हैं, सही। वहां से आपको रिजेक्शन हो जाती है। जैसे क्योटो यूनिवर्सिटी होगी और टोक्यो इंस्टीट्यूट होगी, कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। लेकिन अगर आपका फेल एंट्रेंस एग्जाम, वो आपके पास चांस होता है कि आपने रिसर्च स्टूडेंट 6 महीने रहना है या साल रहना है, तो वो आप पे है, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें इशू नहीं है। अगर आप पहली दफा फेल हो जाते हो तो आपको 6 महीने का चांस दे देता है नेक्स्ट पे, आप 6 महीने वहां और रहते हो, फिर आप एग्जाम देते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी मोस्टली में सिर्फ डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है। वो कोई ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है। ये वैसे ये भी बच्चों की मोटिवेशन के लिए एक क्वेश्चन है। आप पीएचडी में यूके से कितना स्टाइपेंड ले रहे हैं? बच्चों और ये चीजें नहीं बताई जाती, और ये चीजें नहीं बताई जाती, पैसे की बात नहीं बताई जाती। ये किसने पूछा है? ये बच्चों से क्वेश्चन है यार मैं आया मेरे अपना तो मन नहीं में। बताऊंगा, मैं अपना नहीं बताऊंगा। नहीं वैसे राउंड फिगर बता दो ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कितने तक डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज 6 लाख मिलता है स्टाइपेंड आपको यहाँ पे। और RAT की आपको करनी होती है, यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंटशिप। कुछ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हो, बैचलर या मास्टर को। मतलब हफ्ते में जैसे कि 1-2 घंटा पढ़ा लिया तो आपको एक लेक्चर का ऑलमोस्ट अच्छा पे मिलता है। वैसे बाहर 11-12 पाउंड चलता है घंटे का, तो आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हो 1 घंटे का। यूनिवर्सिटी में ऐसे जैसे मैं कर रहा था अभी, 8 घंटे आपने लेक्चर देना है। मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में 4 घंटे मेरा लेक्चर है वीक में, और 4 घंटे मुझे प्रिपेयर करने के पैसे। मतलब लेक्चर प्रिपेयर करना है 4 घंटे मैंने, मैं प्रिपेयर करूँ 1 घंटे में, हफ्ता कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, मैं लेक्चर प्रिपरेशन मुझे पैसे मिलना। मैं बच्चों को जब लेक्चर देना है जाकर तो प्रिपेयर भी करना है ना, तो 4 घंटे लेक्चर देना, तो घंटे के पैसे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-25 पाउंड मिलते हैं, जो पाकिस्तानी कोई 10,000 बन जाता है 1 घंटे का। तो अगर आप वीक में 4 घंटे लेक्चर देते हैं तो 8 घंटे के आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं समझ लो कि
असल में 4 जाता वीक, मतलब आप RATA करके महीने का 9 लाख 8 लाख, मेरा नहीं है, मैं गरीब बंदा हूँ, वैसे बता रहा हूँ एवरेज आप लोगों के नॉलेज के लिए कि 8-9 लाख आपका कहीं नहीं गया यहाँ पे, मतलब सही सही सही। ना बन जाता 8-9 लाख आपका। 6 लाख तो स्टाइपेंड फिक्स है ना PhD का मोस्टली यूनिवर्सिटी, जो एवरेज एवरेज चल रहा है यूके में इस टाइम। मेरा दोस्त अभी जापानीज लैंग्वेज सीख गया है जापान, 40 लाख लगाकर। वो है लैंग्वेज स्कूल, वो होता है लैंग्वेज स्कूल, उसमें लोग जाते हैं लैंग्वेज स्कूल। जो लोग वहाँ पे जाकर मतलब डिप्लोमा करना होता है, अगर मास्टर नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान में NO4 या NO5 लेवल तक ना बेसिक लैंग्वेज सीख लेते हैं, खुद सीख लेते हैं, किसी अकेडमी सीख लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर लैंग्वेज स्कूल में आप एडमिशन लेते हो, पैसे देके फीस देते हो आप स्कूल की, और पार्ट टाइम जो करके अपना खर्चा उठाते हो, तो उसपे है लैंग्वेज स्कूल। वो सेल्फ पे लैंग्वेज स्कूल जाना होता है। लैंग्वेज सीखने के बाद वहाँ पे फिर किसी कंपनी में जॉब ढूंढ लेते हैं लेबर की, या फिर आगे कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, अगेन गाड़ियों का डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो गया, और किसी की बिजनेस है वहाँ पे जापानीज कोर्स करके, तो अपने किसी जानने वाले के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जी थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बिजी रूटीन से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन आया अभी, लरे मजर इंटर के कम है तो क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी लो यूनिवर्सिटी में? इंटर क्या होगा? इंटर में मार्क्स कम है, क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी लो यूनिवर्सिटी में? एंट्री में किसमें मार्क्स कम है? बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और बैचलर की सीट्स बहुत कम है जापान में, और कंपटीशन काफी ज्यादा 90 आजकल पाकिस्तान में 90+ बच्चे तो बच्चे ले रहे हैं, 95 96। तो मुश्किल है, ट्राई कर सकते हैं आप वैसे में, लेकिन मुश्किल है क्योंकि बैचलर में लेवल के लिए तो आप सच पब्लिकेशन में नहीं होती जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दे, आपके मार्क्स ही होते हैं जो होते हैं। तो 97-98% हर बच्चे के मार्क्स हैं, तो मुश्किल है अगर मार्क्स कम है तो। ये उसके बाद सेशन का कहा गया, सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मिल जाएगा, बाकी अवैस भाई के चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच अवैस फॉर योर टाइम। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछेगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछिएगा, किसी का क्वेश्चन हुआ, या मुझे चैनल पे यूट्यूब पे नीचे रिप्लाई मैसेज कर दीजिएगा, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, या ईमेल में दे देना चैनल के साथ, मुझे ईमेल कर लें किसी को डॉक्यूमेंट चेक करवाना, तो मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम। ओके थैंक यू। ओके।